जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर लेते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी औज़ु वालेकुम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शुरकाए महफ़िल, आज की नशिस्त में जो है वो हम जो है वो खिलाफ मामूल एक ऐसे मौजू पर, जो कि एक असरी मौजू है, जो एक कॉन्टेम्पररी इशू है, उस पर जो है वो गुफ्तगू करने और बात को समझ करने की कोशिश करेंगे, जो कि वॉल स्ट्रीट में फिनोमना पिछले दिनों हमने होते देखा है। वॉल स्ट्रीट में जो है वो गेम स्टॉप की जो एक फॉर्चून 500 के अंदर एक इनकॉर्पोरेशन है, उसकी शॉर्ट सेलिंग की जो कोशिश की गई, उसके खिलाफ जो है वो एक ग्रुप की तरफ से मुज़ाहमत की गई। तो वो ग्रुप जो है वो गोया कि जो है वो हीरोइज्म की अलामत बन के उभरता हुआ नज़र आया बाज़ जगहों पर, और जो है वो यूँ लगा कि जो है ना वो सरमाएदाराना इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। आज की नशिस्त में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत में यही बात है, या फिर जो है वो इसके अंदर जो है वो इस नुक्ते नज़र में जो है बेहतरी की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हर काम के अंदर जो है वो हमारी फ़िक्र के अंदर, हमारी नज़र के अंदर ये ज़रूर होता है कि हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इस मामले में इस्लाम हमारे लिए क्या रहनुमाई फ़राहम करता है। तो जो है वो वॉल स्ट्रीट जो है वो यूँ समझें कि दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल जो है, जिसको न्यूयॉर्क कहते हैं, उसका जो है वो दिल है। और गेम स्टॉप जो है वो एक इनकॉर्पोरेशन है, जो कि फॉर्चून 500 के अंदर, मैंने आपको दुनिया के बड़े जो इदारे हैं उनमें से एक है। और शॉर्ट सेलिंग एक फिनोमेना है, जिसको हम आगे देख भी लेंगे। इसके बाद जो है वो इसके खिलाफ मुज़ाहमत जो है वो किस तरह हुई है। ये वॉल स्ट्रीट के बाहर जो है वो, या उस इलाके के अंदर एक बुल है, जो कि जो है ना वो स्टॉक मार्केट का जो है वो निशान है। तो जो है वो इस तनाजुर में इस्लाम जो है वो क्या रहनुमाई फराहम करता है, इस तरह मैंने 5 जो है वो इमेजेस आपके सामने टाइटल स्लाइड पे रखे हैं। मगर मैं आपके सामने कबल इसके कि मौजू पर आऊँ, तनाजुर रखूँगा, बैकग्राउंड रखूँगा, मोटिवेशन रखूँगा, मुहर्रिक रखूँगा कि आखिर जो है वो इस प्रोग्राम को करने की वजह क्या है। यानी कि इस प्रोग्राम को के हवाले से गुफ्तगू करने की या इस इवेंट के हवाले से गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या है। तो तनाजुर के अंदर जो है वो अ, देखें, ये बात आप सब जानते हैं कि आज दुनिया पर उन लोगों की इमामत है जो हक़ से सिर्फ दूर ही नहीं है, बल्कि उससे बेर रखते हैं, उससे बेजार हैं, उसका खात्मा चाहते हैं। अच्छा, ये अफराद जो दुनिया पे इमामत कर रहे हैं, या वो सिस्टम जो दुनिया पर इमामत कर रहा है, बहुत सारे मुसलमान इन लोगों से, इस सिस्टम से गैर मामूली तौर पर मरूब हैं। अच्छा, ये गैर तो कहते हैं, लेकिन ये अपने भी जो है वो उन लोगों को जो दीन पर अमल करते हैं, उनको उनके जहन में ये बात है कि जाहिल हैं, दहशतगर्द हैं, तहजीब के दुश्मन हैं। इस तरह के जो है वो अल्फाज से जो है वो ऐसे बामल मुसलमानों को मुत्तहिम करते हैं, उन पर जो है तोहमत लगाते हैं। और जब उनको ये कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो कहते हैं कि एक बात बतला दो, एक बात बतला दो जो ज़िंदगी बसर करने के हवाले से इंसानी अकल ना बतला सकी, लेकिन तुम्हारे दीन ने उससे बतला दिया। ये कौन कह रहा है? जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में मुसलमान है, लेकिन वो इस तरह चैलेंज दे रहा होता है जैसे इस्लाम का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और सारा कंट्रीब्यूशन जो है जदीद मगरबी तहजीब का है, जो अकल की बुनियाद पर जो है वो अपने मसाइल के हल की दावेदार है। तो ये जो जुमला है कि एक बात बतला दो, असल में तो ये होना ये चाहिए कि एक बात वो बतलाओ जिसमें इस्लाम की रहनुमाई नहीं है, बजाय इसके कि एक बात बता दो इसमें इस्लाम की रहनुमाई है, और वो अकल। तो मैं मुस्तकिल जो है वो इस जुमले को की चुभन को महसूस करता हूँ, इस इल्ज़ाम की चुभन को महसूस करता हूँ। और बहरहाल आज के प्रोग्राम का तनाजुर के अंदर ये बात भी शामिल है कि जो जो चुभन है।
तो तनाजुर इस्लाम का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, मुसलमान घराने में पैदा होने के नतीजे के अंदर घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कैफियत है इस्लाम की। रोशनी की अहमियत तो उसके लिए होती है जो अंधेरों को जानता हो, खुशबू उसके लिए वैल्यू रखती है जो बदबू की जो है वो से वाकिफ हो। आंखें खोलकर जब भी इंसान मौजूदा निज़ाम पर नजर डालता है, जो राइजुल वक्त निज़ाम है, तो उसको जुल्म नजर आता है, उसको इस्तेसाल वाज़ेह तौर पर नजर आता है। वो इस जुल्म इस्तेसाल से निजात के लिए अपनी अकल से एक और निज़ाम सोचता है, तो पता चलता है कि वो भी जुल्म इस्तेसाल की दूसरी शक्ल है। ये माइक्रो लेवल पे भी हो रहा होता है कि मजलूम मुकाबला करने उठता है और उसके पास कोई लाहेमल नहीं होता, तो बिलाखिर वो मजलूम जालिम बन जाता है। अपने अपने दौर के अंदर हर एक जो है वो अपनी ज्यादतियां करते हैं, क्योंकि इल्हामी हिदायत दोनों के पास मौजूद नहीं होती है, या वो उस हिदायत से फैज़ नहीं उठाना चाहते। तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मुसलमानों के लिए, यानी कि शाह तो जो है वो बातिल निज़ाम है, लेकिन जो आजकल हमारे शाह के वफादार मुसलमान हैं, उनके लिए जो है ना वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वी फील फ्री बिकॉज वी लैक द वेरी लैंग्वेज टू आर्टिकुलेट अवर अनफ्रीडम। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि फ्रीडम होती क्या चीज़ है, तो हम जिस चीज़ को आज़ादी या फ्रीडम समझते हैं तो उसको हम फ्रीडम कहते रहते हैं, तो आर्टिकुलेशन ही हमारे पास नहीं है उस लफ्ज़ के लिए, इसको अनफ्रीडम कहा जाता है। तो आपको पता है कि बादशाह का लतीफ़ा के एक बादशाह के पास चंद बहरूपी आए और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कपड़ा बनाएंगे आपके, आप ऐसी पोशाक बनाएंगे आपके लिए कि वो पोशाक जो है वो सिर्फ अक्लमंदों को नजर आएगी। और फिर जो है वो बादशाह भी खामोश हो जाता है कि अगर मैं इनको कहूंगा कि, और फिर वो बनाना शुरू करते हैं। बादशाह जाता है तो अपने हाथ पाँव चलाने लगते हैं कि कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन कपड़े वपड़े का नामो निशान नहीं होता। और बिलाखिर जो है वो पहनने वाले दिन जो है वो पोशाक, ना नजर आने वाली पोशाक जो है वो पहना दी जाती है। लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है कि बादशाह नंगा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बादशाह को ये कह सकें। सब कह रहे होते हैं कि अगर हमने ये कहा तो इसका मतलब है हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि पोशाक सिर्फ अक्लमंदों को नजर आती है। लेकिन एक बच्चा क्या उठता है कि बादशाह नंगा है। तो यही द किंग इज नेकेड जो है वही असल बात है कि ये निज़ाम जो है वो, जिस निज़ाम के अंदर सूटेड बूटेड लोग और जो है वो सन ग्लासेस लगाए लोग जो है वो सबको जो है वो, और जो है बेहतरीन गाड़ियों में फिरते हुए, तो इंसान जो है वो की आंखें खेरा कर देता है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो इंसान को जो है वो मरूब करता है, और उस मरूबियत के नतीजे में इंसान जो है वो समझता है कि यही सब कुछ है, यही कुल कायनात है और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो इस सरमायादाराना निज़ाम का इस्तेहसाल जो है वो, इसके नतीजे के अंदर जो है वो हम खूब जानते हैं कैपिटलिस्ट क्या होता है। कैपिटलिस्ट जो है वो, जो सरमायादार होता है, आई विल एम्प्लॉय माई वर्कर्स फॉर एज लो अ वेज एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उसकी आला तरीन कदर क्या है, उसकी बेहतरीन वैल्यू क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए जो है वो वेजेस को कम करेगा, वो कुछ भी करना चाहेगा। तो एक तरफ तो उसकी ये सूरत हाल है, और फिर वाई डू नॉट पीपल हैव एनफ मनी टू बाय ऑल माय कमोडिटीज। और फिर वो ये कहता है कि लोग जो है वो मेरी चीजें क्यों नहीं खरीद पा रहे। तो अगर जो है वो हफ्ता इतवार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी के बाद हफ्ते की छुट्टी भी शुरू हुई है 2 दिन की, तो इस वजह से कि जो है इसके नतीजे में फोर्ड की कार जो है वो बिके, फोर्ड की कार इस्तेमाल हो, ज्यादा जो है वो कंज्यूमर बने। आज के इंसान को जो सहूलतें भी हासिल हुई हैं वो इस वजह से नहीं कि सरमायादाराना निज़ाम बड़ा नेक और शरीफ हो गया है, बल्कि वो इसलिए है कि सरमायादाराना निज़ाम हमसे कंज्यूम कराए, हम चीज़ों को कंज्यूम करें, उसकी चीज़ को बाय करें। हम जो है बजाते खुद उसके लिए जो है वो इंसान नहीं बल्कि एक कंज्यूमर है। तो इस जबर को महसूस करते हुए आपको पता है कि एक मूवमेंट चली थी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, क्योंकि आज का AWS तो अमेजॉन वेब सर्विसेज होता है, ये OWS है, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। तो इसके अंदर जो है वो कनाडा से छपने वाले एक रिसाले के अंदर ऐड छाया हुआ कि जो है वो हम जो है वो इस चक्कर से निजात हासिल करें। ये जो चक्कर है जिसके से वेल्थ इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल करप्शन है और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए हमें जो है वो कुछ करना पड़ेगा। और कॉल दी गई ऑक्यूपेशन की, सिविल ओबीडियंस की, डिमॉन्स्ट्रेशन की, इंटरनेट एक्टिविज्म की, और हजारों लोग जो है वो वॉल स्ट्रीट के इर्द गिर्द के इलाके में जमा हुए। जो उनका नारा था वो था वी आर द 99%। ये नारा बहुत मकबूल हुआ कि 99% लोगों की हालत कितनी खराब है और 1% जो है वो सारा का सारा जो है वो इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो
ये जो है वो मोस्ट पॉपुलर नारा था उस वक्त का, और इन लोगों ने जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है अपने नुक्ते को पेश किया, लेकिन जो है ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो है वो अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रही। इसका जो है वो एक जो है वो प्रोटेस्टर जो है वो ये यूं उठाए हुए है, नन आर मोर होपलेसली इंस्लेव्ड देन दोज हु फॉल्सली बिलीव दे आर फ्री। इनसे ज्यादा कौन बड़ा, यानी कि ऐसे गुलामों के मुतालिक क्या कहें कि जो अपने आप को जो है वो आज़ाद समझते हो, तो ऐसे गुलाम कहाँ आज़ादी हासिल करेंगे? क्या उनकी क्या पैथेटिक सूरत हाल है जो कि जो है वो ऐसे जो है गुलामों की होगी। तो हमारे जो है वो मगरब से मरूब जो अफराद हैं उनकी यही सूरत हाल है कि वो अपनी गुलामी को गुलामी नहीं समझते, वो इसको आज़ादी की आला तरीन मिसाल समझते हैं। तो बहरहाल ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ उठने वाली तहरीक और उसके अंदर वतन में मौजूद खराबियों की निशानदेही करने में पूरी इंटरनेशनल सतह पे बड़ी हद तक कामयाब हुआ। अब जो है वो इससे पहले जो निज़ाम आ चुका था, वो निज़ाम जो है वो उसने अपना काम दिखाया दुनिया में, एक तवील अरसे तक एक दुनिया के बड़े खित्ते में हुकूमत की। तो अब जो है वो खित्ता नाकाम, वो निज़ाम नाकाम हुआ, जिसको सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के हवाले से जो है वो जो कैपिटलिज्म के हामी है वो इस तरह बात करते हैं कि यू लाइन अप फॉर ब्रेड। सोशलिज्म में आपको ब्रेड के लिए लाइन लगानी होगी, और कैपिटलिज्म में क्या होगा, ब्रेड लाइन अप फॉर यू। ये जो है वो कैपिटलिज्म की जन्नत है। तो ये सोशलिज्म के निज़ाम के ऊपर जो है वो वो है तनकीद है। और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो सोशलिज्म वाले जो है वो कैपिटलिज्म के निज़ाम पर तनकीद करते हैं कि कैपिटलिज्म वेयर यू वांट फॉर हेल्थ केयर, कैपिटलिज्म में जो है वो हेल्थ केयर की आपको तलाश होगी, जबकि सोशलिज्म जो है वो की जन्नत के अंदर जो है वो वेयर हेल्थ केयर वेट्स फॉर यू, जहाँ हेल्थ केयर जो है वो क्या होती है, वो आपका वेट कर रही होती है। ऐसा लग रहा है कि जो है सोशलिज्म के अंदर जो है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो हमारे लिए रेडी है। तो दोनों आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट हैं, एक तरफ कैपिटलिज्म के हामी सोशलिज्म पर तनकीद कर रहे हैं, और एक जगह सोशलिज्म के हामी कैपिटलिज्म पे तनकीद कर रहे हैं। और इस अगली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कैपिटलिज्म डिस्क्राइब बाय कैपिटलिस्ट, कि जो है वो डॉलर की जो है थैलियां जो है वो दोनों फरीक जो है उठाए हुए हैं, दोनों के हाथों में बंदूक है। सोशलिज्म ये दावा करती है कि हर एक के पास डॉलर की थैली होगी। कैपिटलिज्म ये कहती है, सोशलिस्ट की तारीफ में ये है कि जो है वो ये लाल जो आइकन है इसने डॉलर लिया हुआ है, और बंदूक जो है अपनी जो है वो बेचारे दूसरे आदमी के ऊपर रखी हुई है। और दूसरे सोशलिज्म में आप देखें क्या हो रहा है, सोशलिज्म में कैपिटलिस्ट ये कह रहा है कि एक आदमी के पास पैसा है और दूसरा उससे छीनने के दरपेन है, हुकूमत जो है उसका पैसा जो है वो उससे छीन लेगी। तो ये बेस्ट निज़ाम है जो दुनिया में यानी कि प्रैक्टिकली जो है नाफिज हुए, और जो है जिनके मुतालिक लोग कहते हैं कि इसके अंदर इंसानियत का जो है वो इलाज है। क्या ये बेस्ट निज़ाम है? इसके मुकाबले में जो है वो अफरात और तफरीत दोनों से दूर जो है वो हमारा इस्लाम है। अब मैं आपके सामने जो है वो इस निज़ाम की जो है वो कुछ खामियां रखता हूं। जुआ कैसे कानूनी हो गया, जुआ कैसे हलाल हो गया? जुआ एक मुनकर है, ये मारूफ कैसे बन सकता है? ये गुनाह है, ये नेकी कैसे बन सकता है? क्योंकि जब गैर मजहबी मुआशरा होता है तो गैमलिंग गुनाह नहीं रहती है, क्योंकि गुनाह करार देने वाला मजहब तो दक़यानूसियत कहलाता है, डेथ ऑफ सिन होता है। यानी कि अब जो है वो गुनाह नहीं है, बल्कि एक एक्टिविटी है जो कानूनी और गैर कानूनी तो हो सकती है, लेकिन इसका गुनाह और सवाब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो गैमलिंग एक प्राइवेट सरगर्मी बन जाती है, इसमें हुकूमत को पैसा दिखाई देता है और कुछ इंतजामी मसाइल दिखाई देते हैं, बोलते हैं यार गैमलिंग हो रही है और हमने इसको ममनू करार दिया गया है, और इसके अंदर बड़े मसले मसाइल, कभी कोर्ट के अंदर ये केस आ जाता है, तो इंतजामी मसाइल भी हैं। अगर हम इसको जो है वो टेक ओवर कर लें इस गैमलिंग के बिजनेस को, तो हमें टैक्स भी मिलेगा और जो है वो इंतजामी मसाइल भी हमारे हल हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, हुकूमत गैमलिंग को रेगुलराइज करने के लिए मैदान में आ जाती है। अब गैमलिंग रेगुलराइज हो गई और फिर आगे बढ़कर हुकूमती सरपरस्ती में गैमलिंग जो है वो इंडस्ट्री बन जाती है। यही तारीख है, बरतानिया की भी यही तारीख है। एक जमाने के अंदर गैमलिंग लीगल नहीं थी। ये सितंबर 1 1960 है जब गैमलिंग कम्स इन फ्रॉम द कोल्ड एज बैटिंग शॉप्स आर मेड लीगल इन ब्रिटेन। सितंबर 1 1960। इससे पहले की दुनिया के अंदर क्या था,
चीजें चल रही थी लेकिन लीगल नहीं थी। और उससे पहले 1951 में एक और पेशरफ्त हुई थी जिसमें रॉयल कमीशन जो बैटिंग और लॉटरीज और गेमिंग का था, उसने कहा था कि गैम्बलिंग जो है, ये बैटिंग लॉटरीज जो है रिलेटिवली हार्मलेस इशू हैं। अकल, इंसानी अकल ने बताया कि ये चीजें रिलेटिवली हार्मलेस इशू हैं। ए रिकमेंडेड दैट ऑफ कोर्स बैटिंग शुड बी लीगलाइज्ड, नॉट लीस्ट बिकॉज इट वुड रेज मनी फॉर द गवर्नमेंट। अरे इतनी ऐसी हार्मलेस चीज को तुमने हराम किया हुआ है, तुमने इलीगल किया हुआ है, इसकी मदद से तो जो है वो हुकूमत को पैसा मिल सकता है। इसके बाद जो है वो 1000 कैसिनोस वर सेट अप ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ एक्ट। अब जो है 1000 कैसिनोस बन गए और जो है वो अब लोग जो है वो गैम्बलिंग जो है वो इंडस्ट्री बन गया और पूरे मुल्क के अंदर जो है कैसिनोस खुलने लगे और जो है वो फ्रांस से कुछ आ रहा है और तमाम चीजें। ये है वो सिस्टम जिसके अंदर जो है वो इल्हामी अल्लाह की तरफ से या आसमान की तरफ से हिदायत जो है नहीं होती है, तो फिर इंसान की अकल ये काम करती है। कोई भी फर्द जिससे उठा लें आप, वो गैम्बलिंग के मुतालिक आप बोलें कि तुम्हारी अकल क्या कहती है, गैम्बलिंग कैसी चीज है, आप उससे पूछ लें। फिर ये गैम्बलिंग हलाल कैसे हो गई, गैम्बलिंग जो है वो लीगल कैसे हो गई। इसी तरह कैनबिस कैनबिस जिसको भंग कहते हैं, ये कैसे जो है हलाल हो गई, कैसे ये कानूनी बन गई। अभी पिछले दिनों हमने देखा ना, कनाडा के अंदर लीगल कर दिया गया ऑन अक्टूबर 17, 2018। ये जो है वो भंग हलाल हो गई कनाडा के अंदर। हलाल का मतलब हुकूमती जबान में कानूनी हो गई, लीगल हो गई। और इस एक्ट का मतलब क्या था, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी। और फिर जो है वो जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्रिएट अ स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड पोजीशन ऑफ कैनबिस अक्रॉस कनाडा। यानी कि अब लीगल फ्रेमवर्क बन गया जिसके तहत जो है ये भंग जो है वो प्रोड्यूस होगी, तकसीम होगी, बिकेगी और मिल्कियत में आएगी कनाडा के अंदर। इस एक्ट के क्या मकासद थे, गोल क्या थे? 3 गोल थे। एक तो जो है वो नौजवानों के हाथों से ये दूर रहे, और जो है वो प्रॉफिट जो है वो क्रिमिनल्स के पास क्यों जाए, प्रॉफिट तो जो है वो गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। और जो है वो पब्लिक हेल्थ की तहफुज हो, और जो है वो ताकि बालगान जो है वो महफूज तरीके से कैनबिस के पास जाएं, जो लीगल कानूनी कैनबिस भंग है। और इंडिविजुअल्स हु आर 18 years of age or older can possess in public place cannabis of one or more classes of cannabis, the total amount of which as determined in accordance with schedule 3 is equivalent to more than 30 ग्राम ऑफ ड्राइड कैनबिस। तो ये जो है वो पूरी कीमत, और ये जो है वो इंसानी अकल जो है वो भंग को कैसे हलाल कर रही है, भंग को कैसे लीगलाइज कर रही है। और जो है उसकी रिक्वायरमेंट, अब लोग तो नहीं रुक रहे ना, तो अब इसको क्रिमिनल्स के पास क्यों पैसा जाए, गवर्नमेंट के पास पैसा जाए, प्रोटेक्शन हो सिटीजन्स की इस तरह। तो ये जो है वो एक चीज जो एक जमाने तक जो है वो गैर कानूनी थी, वो अचानक जो है वो एक दिन जो है वो लीगल हो गई। बात बताने का मकसद क्या है, वही जो इब्तदाई तौर पे मोटिवेशन मैंने आपको बताई थी कि एक बात बतला दो जो अकल नहीं कर सकती और तुम्हारा मजहब करता है, तो अकल तो यही करती रहती है कि जब मसला हल नहीं होता तो उसको जो है वो लीगलाइज कर लेती है। तो ये सेकुलर हुकूमतों की हमेशा कमजोरी रहेगा मामला। किसी चीज के कानूनी और गैर कानूनी होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज्यादा लोगों को किसी राय के हक में वोट देना जो है वो इस बात के लिए काफी है कि वो कानूनी हो जाए, और कम लोगों का किसी राय के हक में वोट देना इस बात के लिए काफी कि वो गैर कानूनी हो जाए। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं भी इंसान हूं, वो दूसरे भी इंसान है, मैं दूसरों की अकल की बढ़तरी को कैसे तस्लीम कर लूं। डंडा जो है वो हर जगह चल नहीं सकता। तो अब जो है वो सेकुलर हुकूमतें यही कहती हैं कि जो है वो इन चीज़ों को रेगुलराइज ही कर लें, तो इसमें ही आफियत है। शराब को रेगुलराइज कर लें, जुए को रेगुलराइज कर लें, लॉटरी को रेगुलराइज कर दें, पोर्नोग्राफी को रेगुलराइज कर दें। हर चीज़ जो जिसके मुतालिक आप अकल, जो सिगरेट नोशी को, टोबैको इंडस्ट्री को लीगलाइज कर लें, क्यों, पब्लिक तो रुकेगी नहीं, चाहे हम जो है कानून साजी कर लें कि नहीं कर लें। तो रेगुलराइज करने में ही आफियत है, अपनी इज्जत भी बचेगी और हमारी रिट को भी जो है वो कोई धचका नहीं पहुंचेगा। लेकिन इस्लामी मुआशरे के अंदर देखें, जायज़ और नाजायज़ होने का मेयार पार्लियामेंट से बहुत ऊंचा है। इसी वजह से हमारा कानून, जो इस्लामी कानून है, उस वक्त भी काम करता है जब इस्लामी कानून नहीं होता। यानी कि
बहुत सारी चीजें जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से जो है वो हम नहीं कर रहे होते, कि वो नाफिज नहीं हो इस्लामी कानून। हम सूद ले सकते हैं लेकिन हम सूद नहीं लेते, क्योंकि हमें जो है वो ये इस पार्लियामेंट की कानून साजी से बढ़कर जो है वो हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये कानून उस वक्त भी काम करता है जब इंसान अकेला होता है और नाजायज़ काम करने में आज़ाद होता है, लेकिन रब के खौफ से नाजायज़ काम करने से रुक जाता है। ये सेकुलर हुकूमतें ये कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती जो एक इस्लामिक गवर्नमेंट जिस चीज़ को अचीव कर सकती है, कि कानून को डंडे के जोर पर नहीं, कानून को जो है वो दिल के अंदर उतार दिया जाए, इस तरह के वो बंद कमरे के अंदर भी उसकी खिलाफ वर्जी ना करे। तो यहां पर मैंने आपको सामने इब्तदाई गुफ्तगू कर ली है कि जो है वो हमें ये बात समझना चाहिए कि ये दोनों मैंने मईशत की मिसालें दी ना, कि भंग के जरिए भी आमदनी है तो ओके है, और उससे पहले जो है वो हमने देखा कि जुए के जरिए भी आमदनी है, तो ये कानून ये मुआशी निज़ाम है जो कि सेकुलर गवर्नमेंट्स हम पर लागू करती हैं। अब मैं आगे बढ़ के जो है वो आज के मौजू की तरफ, आप समझ रहे होंगे कि मौजू की नजरियाती बुनियादें मैंने आपके सामने रख दी हैं। कुछ बुनियादी इस्तिलाहात पे हम बात करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है उसके अंदर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो इंतहाई ज़्यादा माहिर हों इस हवाले से, लेकिन कुछ अफराद जो है वो चीज़ों के हवाले से सतही वाकिफियत रखते हों, तो उनके सामने कुछ इस्तिलाहात आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट और उससे मुताल्लिक़ा इस्तिलाहात, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक या हिस्स के खरीदारों और फरोख्त करंदगान को इकट्ठा करती है। यहाँ में से इक़्तिसादी लेन देन होता है और इसकी हकीकी जगह पर वजूद लाजिम नहीं है। अब तो कंप्यूटराइज भी होता है, ज़रूरी नहीं कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर करें। और पब्लिक और निजी प्राइवेट दोनों इक्विटीज़ के सौदे होते हैं। ये बातें आप लोगों को पता है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 1980 में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.5 ट्रिलियन की थी, $2.5 ट्रिलियन की थी। 2018 में ये $68.65 ट्रिलियन की हो चुकी है। 2.5 से 68.65, ये पैसा जनरेट कहां से हो रहा है? और 2019 में $70.75 ट्रिलियन की जो है वो ये कैपिटलाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है मामला। 2016 के अंदर दुनिया में 60 स्टॉक एक्सचेंज थी, जिनमें 16 स्टॉक एक्सचेंज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन या उससे ज्यादा है। और ज्यादातर जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो 54.5 अमेरिका में है, जबकि जापान में 7.7 हैं और यूनाइटेड किंगडम में 5.1 है। ये स्टार्ट जो है वो अब ट्रिलियन डॉलर्स का मामला है। $70 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट में किसी न किसी सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये स्टॉक मार्केट जो है वो वाइटल डिफरेंशिएटर है दो सिस्टम्स के दौरान। एक किताब है, उसके अंदर जो है वो ये प्रोफेसर वॉन माइसिस हैं, ये एक यहूदी थे ऑस्ट्रेलिया के, इनको फिर अमेरिका लाया, अमेरिका में आ गए वो। तो ये एक्सपर्ट थे इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिज्म के। तो उनसे सवाल करने, किताब के जो मुसन्निफ ने सवाल किया कि एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस स्पेक्ट्रम ऑफ स्टैटिज्म वुड ही डेजिग्नेट अ कंट्री एज अ सोशलिस्ट और नॉट। उसे समझ में नहीं आ रहा था किताब के ऑथर को कि किसी कंट्री को मैं सोशलिस्ट कैसे करार दूं और किसी कंट्री को मैं नॉन सोशलिस्ट कैसे करार दूं। तो अब प्रोफेसर वॉन माइसिस ने कहा, एट दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर दैट एनी डेफिनेट क्राइटेरियन एग्जिस्टेड टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ क्लियर कट जजमेंट, and so I was pleasantly surprised at the clarity and decisiveness of Mises' answer. A stock market, he answered promptly. तो स्टॉक मार्केट डिफरेंशिएटर है एक सोशलिस्ट कंट्री में और एक कैपिटलिस्ट कंट्री के दरमियान। A stock market is crucial to the existence of capitalism and private property. कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो एक इल्हामी हक की तरह रखता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस्लाम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बड़ी इज्जत करता है, और स्टॉक मार्केट इसका जो है वो पूरा फिनोमेना है जिसके जरिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो है वो अजमत को तस्लीम किया जाता है। और फिर उन्होंने आगे भी बातें की, देयर कैन बी नो ट्रू सोशलिज्म इफ सच अ मार्केट इज अलाउड टू एग्जिस्ट। सोशलिज्म हो ही नहीं सकती अगर किसी मुल्क को कोई दावेदार है कि उधर सोशलिज्म है और वहां स्टॉक मार्केट जो है वो काम कर रही हो। ये किताब है मेकिंग इकोनॉमिक सेंस, मोरे रोथबार्ड की। अब चीन को ले लें आप।
चीन अपने आप को कहता है सोशलिस्ट हूं मैं, लेकिन और आपको जब तक ये रेवोल्यूशन था तो उस वक्त तक चाइना में स्टॉक एक्सचेंज पर पाबंदी थी। इस वक्त चाइना मेनलैंड के अंदर जो है 2 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही हैं, एक शंघाई की और शेंजन की। और ये कब से शुरू हुई हैं? 1990 से। 1990 के, अगर ये तारीख जो पिछली स्लाइड में दी गई है कि स्टॉक मार्केट जो है किसी की सोशलिज्म को वाजे करती हैं, तो 1990 में गोया कि वाजे तौर पर चाइना ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम नो लॉन्गर सोशलिस्ट नेशन। तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी कैपिटलाइजेशन जो है वो 2016 में 4.1 ट्रिलियन डॉलर थी, और शिंजन की 3 ट्रिलियन डॉलर जो अप्रैल 2015 के अंदर जो है वो सूरत थी। तो ये स्टॉक मार्केट है जहां पर जो है वो कंपनीज के स्टॉक खरीदे भी जाते हैं और फरोख्त भी किए जाते हैं। वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट, जैसे कि हमारे मौजू, ये न्यूयॉर्क में मौजूद इलाका है और ये अमेरिका का इक़्तिसादी मरकज है, ये नेशन बैंकिंग सेंटर है, और इधर जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाक़ है। अब आम आदमी जो है वो किस तरह यहाँ पर खरीदो फरोख्त करे, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, और आपको मुख्तलिफ नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि स्टॉक मार्केट में खरीदो फरोख्त के लिए जो है वो आम आदमी की मदद करते हैं। इन्हीं में से एक स्टॉक ब्रोकर रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड आपने नाम सुना होगा। रॉबिनहुड बुनियादी तौर पर एक ऐसे शख्स का नाम था जो कि अमीरों से जो है वो पैसे छीनकर गरीबों में तकसीम करता था। तो रॉबिनहुड भी जो है वो जो प्रिंसिपल देता है, ये जो ब्रोकर है, उसका मिशन क्या है? टू प्रोवाइड एवरीवन विद एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट, नॉट जस्ट द वेल्दी। रॉबिनहुड जैसी स्टेटमेंट है, जैसे कि रॉबिनहुड का कैरेक्टर है कि टू प्रोवाइड एवरीवन विद एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट, नॉट जस्ट द वेल्दी। हर एक के लिए मुमकिन हो कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है वो में पार्टिसिपेट करे। और उनका दावा क्या था वो तो आगे आएगा। एज ऑफ जनवरी 2015 80% ऑफ फर्म्स कस्टमर्स बिलोंग टू द मिलीनियल। अब इनके जो कस्टमर है वो कौन है? मिलीनियल है। डेमोग्राफिक एंड द एवरेज कस्टमर एज वाज 26। मिलीनियल कौन सा कोहर्ट है इंसानी आबादी का? मिलीनियल जो है 80 से शुरू होता है। 1980 में जिसकी जो है वो पैदाइश हुई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से पहले, तो यानी कि जो एवरेज इनकी कस्टमर एज आ रही है वो 26 है। मिलीनियल वो भी होगा जो 1981 में पैदा हुआ। ये डेफिनेशन है एक सोशियोलॉजिस्ट की। 1981 में अगर पैदा होगा तो वो मिलीनियल होगा, क्योंकि वो बालिग हो गया 2000 के अंदर। नए मिलीनियल के अंदर तारीफ क्या है कि बालिग हो जाना, ये आइडिया है। तो एंड द एवरेज कस्टमर एज वाज 26। Robinhood original product was commission free trades of the stocks exchange traded funds। तो देखिए कमीशन फ्री ट्रेड्स, इसके अंदर वो कमीशन नहीं लेते। इसके जरिए वो ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए भी एक्सेसिबल है फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि हम आपसे कोई कमीशन नहीं ले रहे आपके स्टॉक की ट्रेड्स का। और रॉबिनहुड का आज के मौजूद में अहम रोल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गेम स्टॉप है, जो कि आज जिसके शेयर्स हम जेर बहस लाएंगे, उसके अंदर रॉबिनहुड है, वो जो इंजन है जिसके जरिए जो है सारी खरीदारी ये लोग कर रहे होंगे, जो कि अपने आप को इनकलाबी कह रहे हैं। तो रॉबिनहुड जो है वो अप्रैल 18 2013 को जो है वो वजूद में आई। अब इसको 8 साल या 7 साल होने वाले हैं। स्टॉक ब्रोकर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। इसके बाद एक और चीज जो कि अहम है, वो स्टॉक मार्केट का क्रैश होना होता है। ये भी एक इस्तेलाह है जो हमें जानना चाहिए। इसके अंदर जो है वो एक ऐसा ड्रामेटिक डिक्लाइन होता है स्टॉक प्राइसेस का अक्रॉस अ मेजर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टॉक मार्केट, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ पेपर वेल्थ। पेपर चीजें वैसी की वैसी हैं, लेकिन रुपया कम हो जाता है। क्रैश आर ड्रिवन बाय पैनिक सेलिंग एज मच एज अंडरलाइंग इकोनॉमिक फैक्टर। पैनिक सेलिंग होती है, लोग जो है वो देखते हैं अरे ये बेच रहा तो मैं भी बेचूंगा, और जो है वो स्पेकुलेशन एक मसला होता है। और दूसरा इकोनॉमिक बबल, पहले कोई चीज इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है कि वो मजीद उसकी वैल्यू बढ़ने काबिल नहीं होती है, तो उसके बाद लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, कहीं ये इसका रेट कम ना हो जाए, वो बेचना शुरू करते हैं, और फिर वो लामतनाही सिलसिला शुरू होता है और स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर जाती है। तो यही बात है कि
एक्सेसिव इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म के बाद ये सिलसिला आता है कि जो है वो पेसिमिज्म शुरू होती है। आजकल की तारीफ के अंदर जो है वो ये बात हम कह रहे होते हैं कि बट द टर्म कॉमनली अप्लाइज टू डिक्लाइन ऑफ ओवर 10% इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ओवर पीरियड ऑफ सेवरल डेज। 10% तक अगर इंडेक्स कम हो जाए तो इसका मतलब है कि क्रैश की तरफ जा रहे हैं और बियर वाला रीच वाला फिनोमेना जो है वो स्टॉक मार्केट में जारी है। 1929 के अंदर जो वॉल स्ट्रीट का क्रैश है उसने अमेरिका को बहुत बड़ा सबक दिया था और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, जो कि मुश्किल कई सालों के बाद जो है वो अमेरिकी मईशत जो है वो उससे निकल पाई। फिर इसकी तरह 2008 का लेमन ब्रदर्स का भी क्रैश है। तो ये जो मामला है स्पेकुलेशन की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, ये देखें आप, ये कार्टून में क्या बात हो रही है। फाइनेंशियल न्यूज, टुडे शेयर प्राइसेस फेल शार्पली on the fear that share prices might fall sharply. Today, share prices fell sharply on the fear that share prices might fall sharply. ये कैसी स्टेटमेंट है, लेकिन यही होता है अमली तौर पर। जब ये जहन बन जाता है कि जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो के शेयर गिरेंगे, तो इसी खौफ के नतीजे में स्टॉक मार्केट के शेयर जो है वो गिर जाते हैं, की वैल्यू गिर जाती है। तो अब जो है वो सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं, उनमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। वो देखते हैं कि वो कौन से शेयर्स हैं जो कि अपनी वैल्यू के एतबार से अंडर वैल्यू हैं, उनको मैं खरीद लेता हूं और तवील अरसे तक अपने पास रखूंगा और उसके अंदर जो है मैं उससे कमाऊंगा। ग्रोथ इन्वेस्टर जो दूसरे वाले हैं वो ये कहते हैं कि कौन सा, अगरचे शेयर महंगा है लेकिन अगर इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, 10 साल बाद खूब कमा लूंगा, 8 साल बाद खूब कमा लूंगा। मसला आजकल जो है वो बड़ा चल रहा है कि जो जेनेसिस के हवाले से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके मुतालिक जो है वो इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आज आपने इन्वेस्ट कर लिया तो खूब 10 साल बाद खूब कमाएंगे। तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजी इस जुमरे में आती है। इसी तरह जो है वो मोमेंटम इन्वेस्टर जो है वो होते हैं जो कि देखते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ है, और ये वो लोग हैं जो शॉर्ट सेल करते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टर जो होते हैं सबसे ज्यादा मार्केट के लिए यूं समझें कि अच्छी खासी चलती फिरती मार्केट को नुकसान पहुंचाते हैं और ये शॉर्ट सेल करते हैं सिक्योरिटीज को। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक और प्रैक्टिस है जिसके अंदर जो है वो हर महीने बंदा जो है वो कुछ पैसे डालता है ताकि अच्छाई के दिनों में भी कुछ खरीद ले और जब मार्केट के खराब दिन है उन दिनों में भी कुछ खरीद ले ताकि उसे कहीं ड्रास्टिक नुकसान ना हो। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी होती है। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो असल में मोमेंटम इन्वेस्टर्स की बात हम करेंगे जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर में नजर आए, जो कि गेम स्टॉप का प्रोसेस है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड इक्विटीज, इसके अंदर पूरी तौर पे ये बात हो रही होती है कि कौन सी स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू हकीकत में तो कुछ और है लेकिन ये बड़े सस्ते बिक रहे हैं, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं। और वो कौन से स्टॉक हैं जिनकी वैल्यू बड़ी कम है लेकिन और जो है वो बिक ज्यादा वैल्यू में रहे हैं, तो ये पहले जांचा जाता है। तो एक तो सिंपल बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है, डेट टेक अ सेट इट एंड फॉरगेट अप्रोच, इसको लॉन्गिंग कहते हैं। यानी कि आपने खरीदा और भूल गए, अब शेयर ने कुछ डिविडेंड दिया, आपने उससे कमा लिया, ये इसके अंदर कोई टेंशन नहीं होती है, इंसान लेकर रखकर बैठ जाता है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटेजी होती है, ये जो लॉन्गिंग के मुकाबले में शॉर्टिंग, इसके अंदर ये होता है कि इन्वेस्टर को मौका मिलता है कि मैं कुछ कमा लूं प्रॉफिट, किस तरह के एसेट के प्राइस के अंदर जो है वो कुछ कमी आए। तो अभी हमें किस चीज को देखना है, शॉर्ट सेलिंग को, शॉर्ट सेलिंग। तो इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो ये डायग्राम है शॉर्ट सेलिंग की, ये ब्रोकर और ये शॉर्ट सेलर है और ये मार्केट है। तो ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट सेलर ने क्या किया, शेयर को खरीदा नहीं बल्कि उधार के तौर पर लिया। मसलन एबीसी स्टॉक थे, उसने 10 शेयर उधार लिए, शॉर्ट सेलर के पास आ गए वो उधार। शॉर्ट सेलर ने, अब वो शॉर्ट सेलर समझ रहा है कि मुस्तकबिल में जो है ये स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, अभी ये $100 का है, ये $50 का हो जाएगा, तो उसने उधार लिए और जो है शॉर्ट सेलर सेल्स 10 शेयर ऑफ एबी स्टॉक फॉर $500। इसका मतलब है 50
डॉलर का एक शेयर है, तो 10 शेयर जो है वो $500 के उसने बेच भी डाले। अब जो है वो कुछ अरसे बाद क्या हुआ, जैसा कि उसको तवक्को थी, स्टॉक लॉसेस वैल्यू, तो अब ये $50 के बजाय स्टॉक की वैल्यू कुछ कम हो गई, तो शॉर्ट सेलर ने फिर 10 शेयर उठाए और $400 खरीदे। इसका मतलब है कि शेयर $50 के बजाय अब $40 के उसने खरीद लिए। अब उसने जो है वो शॉर्ट सेलर ने रिटर्न कर दिए, जो 10 शेयर उसने खरीदे थे, $400 तो वापस किए और $100 अपनी जेब में रख लिए। ये है शॉर्ट सेलिंग का फिनोमेना। खरीदा कुछ नहीं, उधार लिया, उसको बेच डाला, इंतजार किया कि कब वैल्यू कम होती है, जब कम वैल्यू हुई तो खरीद डाला, दरमियान वाले पैसे अपने पास रखे और ब्रोकर को बाकी पैसे दे दिए। यहां मैं रुकता हूं, क्या शॉर्ट सेलिंग क्लियर है? किसी के डायग्राम क्लियर है? अगर कुछ आप पूछना चाहें कि समझ नहीं आई कोई चीज तो हैंड रेस कर दें, तो फिनोमेना तो क्लियर है, लेकिन कुछ जो हजरात नहीं होंगे उनके लिए मुश्किल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अच्छा, सलाम। आपने जो सिनेरियो पेश किया इसमें तो ये है कि अगर तो प्राइस बढ़ गई फिर तो सही है, अगर नहीं बढ़ी तो नहीं शॉर्ट नहीं, सेलिंग वाले घट गई तो सही है, जी। प्राइस घट गई तो सही है, घट गई तो सही है ना, $50 $40 में तब्दील हो गए तो शॉर्ट सेलर के मजे आ गए ना। अच्छा, यानी आप ये शॉर्ट सेलिंग का तस्वुर ये है कि ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और कुछ अरसे में वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं अभी खरीद उधार ले लेता हूँ और उधार लेकर इसको बेच देता हूँ। जब वैल्यू कम होगी तो मैं खरीदूंगा और जो पैसे होंगे, शेयर जो मैं खरीद चुका हूँ वो मैं वापस कर दूंगा ब्रोकर को, और जो दरमियान वाले पैसे मैं अपने पास रख लूंगा। अच्छा, सही है, सही। ठीक है ना? तो जी अब आप यकीनन ये सवाल करेंगे कि जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी कि मैं समझ रहा हूँ आप दूसरी सूरत में वो सवाल ये हो जाएगा, वो अगली स्लाइड में आ रहा है ना। अब नाकाम शॉर्ट सेलिंग की क्या मिसाल है? नाकाम शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? मसलन एक सरमायाकार है जैद, वो उसका ख्याल है कि कंपनी ए है, उसके शेयर की कीमत गैर हकीकी है, ओवर वैल्यूड है और मुस्तकबिल करीब में इस कंपनी ए के शेयर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 5 फरवरी से आज का दिन है, उस वक्त कंपनी ए के शेयर की कीमत 100 रियाल थी। 5 फरवरी को जैद ने 50 शेयर उधार ले लिए स्टॉक ब्रोकर से, 50 शेयर उधार ले लिए स्टॉक ब्रोकर से, तो अब इसको कितनी कीमत देनी होगी? 5,000 रियाल में। अब 5,000 रियाल इसने उधार लिए, तो इसने 5 फरवरी को उसने वो 5,000 50 शेयर 5,000 रियाल के बेच डाले। अब जैद की जेब में आ गए 5,000 रियाल, 5,000 रियाल। अब 28 उसने इंतजार किया, महीने खत्म होने का। 28 फरवरी को क्या हुआ, जैद समझ रहा था कि ये शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, 100 रियाल से 50 रियाल हो जाएगी, लेकिन शोमई किस्मत कि जो है वो जैद के अंदाजे के बरक्स शेयर की कीमत दुगनी हो गई, 100 रियाल की बजाय 200 रियाल हो गई। और अब जो है वो जैद को या तो खरीदना है या फिर सूद को मुस्तकिल बर्दाश्त करना है। तो जैद ने मजबूरन 200 रियाल के हिसाब से शेयर खरीदे। कितने शेयर? 50 शेयर, तो अब कितने के 10,000 रियाल के पड़ गए, और इसने 5,000 रियाल के जो है वो खरीदे थे, तो इसको बैठे बिठाए 5,000 रियाल का नुकसान हो गया। हर शेयर पे उसको जो है वो कितने का नुकसान हुआ? 100 रियाल का नुकसान हुआ। वो शेयर अब उसने खरीद कर स्टॉक ब्रोकर को वापस किए जिससे इसने उधार लिए थे। ये नाकाम शॉर्ट सेलिंग ना, इसके अंदर जो है कहानी उलट गई। ये क्लियर है? जी डॉक्टर साहब। ठीक। तो शॉर्ट सेलिंग के मसाइल, अब लग तो ये रहा है कि अगर आप बड़े आपकी मालूमात हासिल हो आपको, तो शॉर्ट सेलिंग से आप काफी काम निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग खासी रिस्की काम है। शॉर्ट सेलिंग खासा रिस्की काम है। ये जो है ना वो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है वो, पहले तो बात नोट करने की कि नफे की हद जैद के केस में क्या है, 5,000 रियाल ज्यादा से ज्यादा। क्या मतलब? जैद ने अगर शेयर 5,000 रियाल के लिए और 28 फरवरी को शेयर मुफ्त हो जाते हैं, शेयर मुफ्त हो जाते हैं, तब भी जैद को ज्यादा से ज्यादा कितने नफा होगा? अगर मुफ्त उसने खरीद लिए तो 5,000 रियाल का नफा है उसको। तो थ्योरेटिकली नफे की ज्यादा क्या है कि शेयर मुफ्त हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने जो
वो मुफ्त खरीद कर मुफ्त लेकर आपने स्टॉक ब्रोकर को वापस दे दिए, ये नफे की हद है। लेकिन नजरी तौर पर थियोरेटिकली नुकसान की कोई हद नहीं है। नुकसान की, अगर शेयर 100 गुना बढ़ गया तो 100 गुना 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको देने पड़ जाएंगे। तो नुकसान की इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई हद नहीं है, नफे की एक हद है theoretically ना। It is important to understand that short sales are considered risky because if the stock price rises instead of decline, जैसे कि जैद के केस में हुआ, there is theoretically no limit to investor possible loss. As a result, most experienced short seller will use a stop loss order so that if the stock price begins to rise, the short sale will be automatically covered with the only small loss. तो जो सीनियर जो किस्म के एक्सपीरियंस शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा कि अब कम हो जाए, अब कम हो जाए। जैसी कीमत बढ़नी शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली मैं महंगे दामों में खरीद लूंगा, लेकिन मुझे इतना नुकसान नहीं होगा। इसके लिए वो स्टॉप लॉस ऑर्डर की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग का नफा, शॉर्ट सेलिंग बंदा क्यों करता है? क्योंकि उसे नफा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है, मार्केट की परफॉर्मेंस, खबरें, वो नजर आ रहा होता है इसके शेयर की कीमत गिरेगी। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है शॉर्ट सेलिंग की वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो खासा मसला करती है, जिसके अंदर स्टॉक लोन फी जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। स्टॉक लोन फी जो कि सूद है। मसलन एक हेज फंड है, एक फर्ज करें इदारा है, फर्ज करें बोरोज 1 मिलियन शेयर्स ऑफ यूएस स्टॉक ट्रेडिंग एट $25, तो उसने 1 मिलियन शेयर खरीदे, 1 मिलियन शेयर $25 के हिसाब से, यानी कि बोरो किए, उधार लिए, फॉर अ टोटल बोरोड अमाउंट ऑफ $25 मिलियन। अब उसकी नियत क्या है कि मैं अब इसको फौरन बेच दूंगा और $25 मिलियन मेरी जेब में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब 25 मिलियन का तो उसने उधार लिया ना, उसका तो सूद है। अगर स्टॉक का लोन जो है वो 3% पर ईयर है, पर एनम है, तो इस तरह इस 25 मिलियन का 3% पर डे के हिसाब से होगा $2083, यानी 2013 हर गुजरने वाले दिन $2083 इस कंपनी को सूद की कीमत में देने पड़ रहे हैं। यानी कि अगर कीमत इससे ज्यादा कम हुई तो इसको फायदा है, अगर इससे कम हुई तो फिर नुकसान है, क्योंकि 2083 तो वैसे ही कट गए उसके सूद के चक्कर में। तो ये बड़ा रिस्क होता है स्टॉक लोन फी। और स्टॉक लोन फी ऐसे 3% इतनी नहीं होती है, बल्कि वो स्टॉक्स के हिसाब से होती है। मसलन बाज दफा 68% होती है, 68% पर ईयर, बाज जगह 56%, जूम की आजकल 6% चल रही है। तो ये जो है वो शॉर्ट इंटरेस्ट एक बताते खुद एक अलग इस्तेलाह है। बस बोरो फी आप देख लें कि बोरो फी जो है वो ये अगर कोई खरीदता है तो 68% तक उसको सूद जो है वो अपने उधार वाली चीज पर देना पड़ता है। अच्छा, कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और वो लीगल ये कि अगर मैं 1 मिलियन का जो है वो चीज जो है वो बोरो कर रहा हूँ 1 मिलियन के, तो मुझे आधा मिलियन अपने अकाउंट पे रखना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, आधा मिलियन। और जब 1 मिलियन आएगा जो, और मैं बताऊंगा कि मैं शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूं, लीगली मैं बताऊंगा कि मैं शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूं, तो जब वो पैसे आएंगे और मैं 25 लाख 1 मिलियन को 25 से तरफ दे दें तो $25 मिलियन जब मेरे पास आएंगे तो वो भी मैं उधर जमा करा दूंगा, तो 37.5 मिलियन मेरी सिक्योरिटी में रखे होंगे। तो मगर जब ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो मेरे पास मेरे पैसे आ जाएंगे वापस ना। तो शॉर्ट सेलिंग करने वाले अमूमन कौन लोग होते हैं? शॉर्ट सेलिंग करने वाले अमूमन लोग होते हैं हेज फंड्स वाले। हेज फंड वाले, हेज फंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंटिटीज इन्वॉल्व इन शॉर्टिंग एक्टिविटी। मोस्ट हेज फंड्स ट्राई टू हेज मार्केट रिस्क बाय सेलिंग शॉर्ट स्टॉक्स और सेक्टर्स दैट दे कंसीडर्ड ओवरवैल्यूड। तो हेज के मायने क्या होते हैं? सबसे पहले अंग्रेजी का लफ्ज हेज के मायने क्या होते हैं? हेज जो है वो, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, किसी भी जो है वो फील्ड, किसी भी ग्राउंड के चारों तरफ जो बुश होते हैं वो उसको सराउंड करते हैं, और इन जो अंदर फील्ड की हिफाजत करते हैं, ये बुश, इनको हेज कहते हैं। तो गोया हेज जो है वो हिफाजत होती है
और हेज का मतलब ये होता है कि आप रिस्क को कम कर रहे हैं, रिस्क RISK उसको कम कर रहे हैं। तो अर्ली हेज फंड sought to hedge specific investment against general market fluctuation by shorting the market, hence the name। तो इन लोगों का कहना है कि हम रिस्क को किस तरह कम करते हैं, हम रिस्क को इस तरह कम करते हैं कि हम स्टॉक अगर वो ओवर वैल्यू है तो हम उसकी शॉर्ट सेल करके उसकी वैल्यू को मार्केट के लेवल पर लेकर आ जाते हैं। ये हेज फंड्स का मामला होता है। तो हेज फंड बुनियादी तौर पर पूल होता है जहां पर लोग अपना सरमाया इकट्ठा करते हैं और एक आदमी होता है जो कि उस सरमाए को लेकर चलता है और मुख्तलिफ जगह इन्वेस्ट करता है और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है और उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग जो है वो उसके पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया होती है। तो यूं समझें कि इन्वेस्टमेंट फंड और हेज फंड के अंदर क्या फ़र्क है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर मेंटेलिटी है बाय एंड होल्ड, इधर ट्रेडर मेंटेलिटी है अपॉर्चुनिस्टिक है, और जो है वो इधर सैलरीज हैं, इधर जो है वो सैलरीज होती हैं और इधर मुनाफे में बराह रास्त हिस्सा होता है। देखें, सैलरी बेस्ड कंपेंसेशन ऑफ स्टाफ और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन ऑफ स्टाफ। और आप देख सकते हैं कि जो है इधर मैनेजमेंट फीस होती है तो इधर परफॉर्मेंस फीस होती है। तो इसका जो CEO होता है या जो भी जिम्मेदार होता है वो इसके अंदर हेज फंड के अंदर जबरदस्त किस्म के पैसे मुनाफे के अंदर से लेता है। तो इस वक्त जो है वो दुनिया में हेज फंड इंडस्ट्री जो है वो हजारों हेज फंड्स हो चुके हैं और 3.6 ट्रिलियन डॉलर इस हेज फंड इंडस्ट्री के पास हैं। और ये जो है वो जहां जाते हैं पैसा लगाते हैं, जिस शेयर को गिराना चाहते हैं गिराते हैं, जिस शेयर को उठाना चाहते हैं उठाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। इनमें जो टॉप 10 में से 3 मैंने आपके सामने नाम रखे हैं। स्टीवन कोहेन है जो कि 0.72 एसेट मैनेजमेंट का CEO है, बिलियनर है। दूसरे जॉर्ज सोरोस हैं, ये क्वांटम जो है वो हेज फंड के मालिक हैं। और तीसरे जो है वो केनेथ ग्रिफिन है, ये भी जो है वो सिटाडिल जो है वो हेज फंड के मालिक हैं। ये मालिक का मतलब है कि जिम्मेदार हैं, दुनिया भर ने इनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई और ये जो है वो उस इन्वेस्टमेंट से सरमाएदार को जबरदस्त किस्म का जो है मुनाफा निकाल कर देते हैं। तो आप बताते खुद इन लोगों के प्रोफाइल पढ़िएगा। स्टीवन कोहेन जो है ना वो उसने कितने जो है वो पैसे देकर अपनी जान छुड़ाई, किस तरह इसने जो है गैर अखलाकी जो है वो कारोबार किए। स्टीवन कोहेन आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट अंदर से कितनी गंदी है। तो हेज फंड जैसे इदारे जो होते हैं वो मुनाफे की हविस रखते हैं, उनके पास पैसा आया हुआ है, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, क्योंकि ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा जो है वो कमीशन भी मिलेगा। तो ये गोया कि जो है वो मार्केट डिसिप्लिन एट वर्क है। बस हर एक जो है वो अलहकुमत तकासुर की जो है वो मिसाल बना हुआ है और हर एक चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने शिकार को शिकार करूं। आम आदमी स्टॉक मार्केट में जो है वो रुल जाता है और हेज फंड जो है वो अपनी ताकत और अपनी सलाहियत और अपने वसाइल के जरिए जो है वो सारा पैसा समेट लेता है। अब हमने हेज फंड की क्यों बात की, क्योंकि हेज फंड एक फरीक था इस मार्केट के अंदर जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हमने रॉबिनहुड की बात की है, हमने हेज फंड की बात की है और अब हम गेम स्टॉप की बात कर रहे हैं। गेम स्टॉप जो है वो स्टॉप गेम नहीं है, गेम स्टॉप है, यानी कि कोई ऐसा स्टॉप है जहां गेम मिलते हैं। तो ये कॉर्पोरेशन है अमेरिकन वीडियो गेम्स की और जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो गेम। तो ये 1984 में जो है वो डैलस टेक्सास के अंदर जो है इसकी असास रखी गई, बुनियाद रखी गई। तो गेम स्टॉप जो है वो उसकी सूरत हाल जो थी वो मैं आपके आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझें कि गेम स्टॉप के शेयर हैं जिन पर जो है मार्का लड़ा गया है। मार्का की जो फौज बनी है, जिन्होंने जो है वो हेज फंड को जो चैलेंज किया है, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ रेडिट हुआ है। रेडिट ये बुनियाद पर रीडिट है, तो रीडिट को जो है वो रेडिट कर दिया गया ताकि पढ़ने एक तरह से जो है ना वो लुत्फ आए रेडिट। तो ये जो है वो वेबसाइट है, ये सोशल न्यूज एग्रीगेशन भी करती है, वेब कंटेंट रेटिंग भी देती है और डिस्कशन वेबसाइट भी है। तो डिस्कशन वेबसाइट है, ये जो है वो 2005 में वजूद में आई और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो रेडिट्स जो है वो उसका जो सब रेडिट्स होते हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के होते हैं। मसलन 2019 के अंदर 430 मिलियन मंथली यूजर्स थे
430 मिलियन का मतलब क्या है? ये है 4 करोड़ 30 लाख मिलियन यूजर हैं इसके, जिनको कहते हैं रेडिटर्स। और साइट को किस तरह डिवाइड किया गया है, इसको कैटेगरीज और कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया है, जिनको कहते हैं सब रेडिट्स। इस वक्त भी 2018 के अंदर 1,38,000 एक्टिव सब रेडिट से, मसलन रेडिट ऑफ साइंस, रेडिट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह कम्युनिटीज बनी हुई हैं। इसका फॉर्मूला क्या है लिखने का, इनका नोमेनक्लेचर क्या है? सब रेडिट नेम्स बिगिन विद r/, मसलन r/science is community devoted to discussing scientific topics, r/television is a community devoted to discussing TV shows। तो सब रेडिट्स में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। आप देख लेंगे r/वॉल स्ट्रीट बेट्स, ये कम्युनिटी है जो कि सब रेडिट है, जिस कम्युनिटी पर जो है ये बात ज़ेरे बहस आई कि जो है वो गेम स्टॉप के शेयर के साथ ज्यादती हो रही है। इस शेयर को ये लोग हेज फंड वाले जो है वो अंडर वैल्यू करार दे रहे हैं, ओवर वैल्यू करार दे रहे हैं, और वो उसकी कीमत को कम करने के चक्कर में लगे हुए शॉर्ट सेलिंग से। हमें इनको रोकना चाहिए। तो ये वॉल स्ट्रीट बेट्स है, जो जहां पर जो है वो आप देख लें कि इसके अंदर जो है वो ये 2012 31 जनवरी 2012 को ये कम्युनिटी बनी। एक तो ये चीज है, यानी कि अभी हमने जो बात की वो ये बात की कि हेज फंड जो है वो क्या करते हैं, हेज फंड शॉर्ट सेलिंग करके जो है वो एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देते हैं कि जिसके नतीजे में स्टॉक की कीमत गिरती ही चली जाती है। एक अच्छा भला सेहतमंद स्टॉक जो है वो हेज फंड की मनसूबबंदी और मुनज़्ज़म कार्रवाई के नतीजे में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ क्योंकि ये पूरी जो इंडस्ट्री है इसके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सट्टाबाजी भी यहाँ पर लीगलाइज है। सट्टाबाजी इसको कहते हैं, वो भी लीगलाइज है। और सट्टेबाजी में ये होता है कि आप जो है वो आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, उन ऑप्शंस की बुनियाद पर जो है वो आप जो है वो शेयर तो नहीं खरीदते लेकिन वादा खरीद लेते हैं। मसलन एक ऑप्शन होती है कॉल ऑप्शन क्या होती है कि आपने कहा कि इस वक्त करंट वैल्यू किसी चीज की जो है वो $20 है। मैंने कहा कि एक महीने बाद जो है वो इसकी वैल्यू अगर जो है वो $40 होगी तो जो है वो $40 भी होगी। ऑप्शन देने वाले ने कहा कि $40 भी होगी तो मैं दूंगा, इसके मुकाबले में क्या सट्टा लगाते हो? अब दूसरे आदमी ने कहा कि यार $20 से $40 हो जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो वो जो है वो इस तनाजुर में कुछ सट्टा लगाएगा। अगर वो कामयाब हो गया और वो सट्टा जो है फर्ज करें $3 का है, तो अब $100 हुए तो $300 में उसने सट्टा लगा लिया। तो अगर वैल्यू जो है वो $20 के बजाय $18 हो गई तो $18 का वो खरीदेगा, और 20 जो ऑप्शन का जो उसने चॉइस दी है उसको जो है $2 पर शेयर के हिसाब से बचत हो जाएगी, और $300 जो उसने सट्टे के वो भी उसके पास चले जाएंगे। लेकिन अगर $300 उसने खर्च किए और वो $20 का शेयर जो है वो $40 का वाकई हो गया, तो जो है वो अब जो है वो $20 में मौजूदा कीमत में जो है वो सट्टेबाज को वो शेयर मिल जाएगा। ये कॉल ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शंस के अंदर कुछ और फिनोमेना होता है, लेकिन रेडिट कंपनी जो सब रेडिट कंपनी है वॉल स्ट्रीट बेट्स है, उसने जो है वो खरीदा नहीं, उसने शेयर को खरीदा नहीं, उसने कॉल ऑप्शंस के जरिए जो है वो गेम स्टॉप के शेयर्स पर सट्टा लगाया। अच्छा, अब जो है वो वॉल स्ट्रीट बेट्स जो है वो एक मुनज़्ज़म कम्युनिटी बन गई, एक ताकतवर कम्युनिटी जो अपने फैसले करने लगी। अब हेज फंड के लिए मसला हो गया कि इनको किस तरह इनके अंदर फूट डाली जाए। एक फूट डालने का तरीका तो ये है कि हेज फंड के अपने कारिंदे इस कम्युनिटी के अंदर सब रेडिट के अंदर घुस जाएं और अपनी बात जो है वो करें, और जो है वो गलत रुख पर मोड़ें, सिल्वर खरीद लो, ये कर लो, इस वक्त इसकी ज़रूरत है। दूसरा तरीका ये है कि ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्टें इतनी ज़्यादा आएँ इस पे के जो है लगे कि सब बेच रहे हैं, कोई जो है वो रिटेन नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग चाह रही है कि हर चीज़ शेयर्स बिकें और शेयर की वैल्यू कम हो, जबकि सब रेडिट वाले कह रहे हैं कि हम बेचेंगे नहीं, हम रखेंगे अपने पास। तो बॉट्स एक ऑटोमेटिकली यूँ समझें कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो खुद ही पोस्टर डालना शुरू कर देता है। तो बॉट्स ने जो है वो सब रेडिट यानी कि टेक्नोलॉजी ने फिर इस
इस वॉल स्ट्रीट बेट्स पर हमला किया, ताज़ा तरीन जो है वो। और जो है वो बॉट्स जो है वो जो रोबोट्स हैं उन्होंने हेज फंड के मतलूबा मैसेजेस को जो है पोस्ट करना शुरू किया सब रेडिट्स के जो है वो प्रोग्राम के अंदर या उनके एरिया के अंदर, डिस्कशन बोर्ड के अंदर। 30,000 posts published on Wall Street bets within 8-hour period and found 97% of those came from bots. तो हो सकता है कि हेज फंड वाले उसके पीछे हो क्योंकि वो उसको नीचे, कीमत को नीचे गिराना चाह रहा है, या कोई और तीसरी पार्टी हो जिसके अपने कुछ मकासद हो। लेकिन ये भी फिनोमेना है कि जदीद जो मुआशी सरगर्मी है उसके अंदर सट्टा भी चल रहा है, शॉर्ट सेलिंग भी चल रही है, फेक न्यूज़ भी चल रही हैं, बॉट्स अपने काम दिखा रहे हैं, और जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसके रेगुलेटर्स बैठे हुए कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा, वॉच डॉग्स बैठे हुए कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। तो ये जो है वो आपके सामने मैंने मुख्तलिफ किरदारों का तारुफ पेश कर दिया। क्या क्या किरदार हैं? एक रॉबिन हुड है जिसके जरिए सब रेडिट के जो कि वॉल स्ट्रीट बेट्स के अफराद हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं, वो जो है वो कॉल ऑप्शंस के जरिए जो है वो क्या खरीद रहे हैं, जो गेम स्टॉप के शेयर, और उसकी कीमत को गिरने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो है हेज फंड के कारिंदे जो है वो चाह रहे हैं, उन्होंने खरीदा है और वो चाह रहे हैं शॉर्ट सेल करें ताकि जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो और जो है वो हम उससे मुनाफा उठाएं। तो short sellers confronted with escalating losses in the relentless bull market are painfully reminded of John Keynes' famous adage. John Keynes ने ये बात की थी, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते आप जितने भी मालदार हैं, मार्केट आपकी अकल जो भी कह रही हो, मार्केट इरेशनल बिहेव कर सकती है यहाँ तक कि आपका सारा सरमाया जो है वो खत्म हो जाए। तो हेज फंड वाले बहुत अक्लमंद हैं, वो तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन मार्केट का इरेशनल बिहेवियर जो है वो इस मार्केट के अंदर हमारे सामने आया है जब हमारे सामने सब रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट के बंदे खड़े हो गए इन लोगों के सामने। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये किरदार समझ में आ गए साथियों को जो यहाँ शुरकाए महफिल है? जी को भाई पूछना चाहे कोई सवाल अगर जहन में है या कुछ चीज क्लियर नहीं हुई तो रेज हैंड कर देते हैं। सब मेरा ख्याल कंटिन्यू करें या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया मामला कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नया होगा स्टॉक मामला। जी कुछ लोगों के लिए ये पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तो ऐसी चीजें अल्लाह का शुक्र है मेरा ख्याल में नहीं होती होंगी, ये कॉल ऑप्शन ये इस तरह की चीजें। तो गेम स्टॉक जो है मैदान जंग क्यों बना? एक तो ये था कि ये जो नौजवान ये 26 साल के हैं, ये बचपन में गेम खेलते थे तो इनका इस इदारे से कल्बी लगाव भी था। दूसरी तरफ इनको इस गेम स्टॉक को पै दर पे नुकसान जो हो रहे थे, इसके गेम स्टॉक छोटा मोटा ज़्यादा नहीं, 14,000 फुल टाइम वर्कर्स हैं इसके। तो आप देख लेंगे फिस्कल ईयर 2015 में ये इसका रेवेन्यू क्या था 9.364, 2019 में 6.466 बिलियन डॉलर इसका जो है वो रेवेन्यू है, लेकिन इनकम नहीं है। इनकम जो है वो क्या है 2017 के फिस्कल ईयर में 34.7 मिलियन डॉलर है, और जो है वो ये प्लस था। 2019 तक जाते जाते क्या हो गया, 2018 में लॉस हुआ, 673 मिलियन डॉलर का नेट लॉस हुआ। 2019 के अंदर लॉस कम हो गया लेकिन फिर भी 470.9 मिलियन डॉलर नेट लॉस था। तो एक तरीके से देखें तो ये लॉस में जा रहा है इदारा, तो ये ओवर वैल्यूड है, इसको जो है इसकी वैल्यू को कम करने की जरूरत है स्टॉक्स में। तो इस हेज फंड जो है वो इस मौक़िफ़ के साथ मैदान में। दूसरी तरफ देखें तो 2018 के अंदर जो नुकसान है, ऐसा ऐसा वो नुकसान कम हुआ है और जो है वो गेम स्टॉप दोबारा जो है वो रिकवर कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो इस फिगर से आपके सामने आ रही हैं। तो गेम स्टॉप के मुतालिक ये था कि इसकी ब्रिक एंड मोटर जो उसके स्टोर्स थे वहाँ पर सप्लाई चीज़ें बिकना कम हो गई, और लग ये रहा था कि जो फिजिकल स्टोर्स हैं वहाँ कारोबार नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी मस्बत खबरें आई जिससे ऐसा लगा कि गेम स्टॉप दोबारा रिवाइव हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ माहिदा हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई। तो इन मिलियंस के पास एक बात आ गई कि गेम स्टॉप का शेयर जो है ओवर वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू सही है और हम इसके शेयर की वैल्यू का दिफा करेंगे। सब हुसैन भाई कुछ पूछना, अतीक भाई। हुसैन भाई, अतीक भाई होंगे मेरे ख्याल में। जी अतीक भाई। जी
ये ठीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप रेडिट्स और सब रेडिट्स पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या होते हैं? रेडिट जिस तरह एक फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया का, इस तरह रेडिट अमेरिका में चलने वाला बड़ा जबरदस्त उनका प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग जो है ना वो अपनी कम्युनिटीज बनाते हैं, अपने हिसाब से ग्रुप्स बनाते हैं। तो अब वो कम्युनिटीज जो है वो सब रेडिट्स के अंदर होती हैं। तो एक कम्युनिटी जो है ना वो उसकी दिलचस्पी इस पे है कि वॉल स्ट्रीट के अंदर वो सरमायाकारी करें। उस सब रेडिट का नाम है वॉल स्ट्रीट बैट। इसके अंदर मिलीनियल्स हैं, वो अफराद जो कि सदी के आगाज तक या कुछ उस समय बालिग हो गए थे, एडल्ट्स बन गए थे, तो ये मिलीनियल्स कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। तो ये वो बुनियादी तौर पर तो ये जो हीरो हैं हमारे सब रेडिट के, वॉल स्ट्रीट बैट के, ये क्या कर रहे हैं? ये असल में तो सट्टा खेल रहे हैं, यानी कि एक जुल्म का मुकाबला दूसरे जुल्म से कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स का मतलब है साफ साफ सट्टेबाजी। आप कुछ खरीद नहीं रहे, मगर आप इस पे सट्टा लगा रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि जो है वो वैल्यूज जो है वो किस तरह जो है वो काम कर रही थी। ट्रेडर्स who are now looking to play GME का मतलब है गेम स्टॉप का नाम है, स्टॉक मार्केट में इसका नाम क्या है? GME। are looking almost exclusively at the options given the price swings of the last week and the limited risk of options। तो सबसे पहले क्या देखें? फर्स्ट let's look at those calls buyer from a couple of weeks ago। कॉल बायर्स ना, अब हम कॉल ऑप्शंस पे जा रहे हैं क्योंकि वॉल स्ट्रीट बैट वाले जो हैं वो खरीद नहीं रहे, बल्कि कॉल ऑप्शंस के जरिए सट्टाबाजी कर रहे हैं। ऑन Jan 12 जनवरी 12 के वक्त है और फरवरी 19 की कॉल है कि फरवरी 19 को क्या सूरत हाल होगी वॉल स्ट्रीट बैट की शेयर की। तो स्ट्राइक क्या हुई है? $20। ऑन Jan 12 द February 19 कॉल्स एट द 20 स्ट्राइक वर ट्रेडिंग एट 3.15। जनवरी 12 को आपको $3.15 का एक शेयर पर आप सट्टा लगा सकते हैं, इस बात पर कि 19 फरवरी को $20 का होगा गेम स्टॉप का शेयर। इन अदर वर्ड्स द ट्रेडर पेड अ प्रीमियम ऑफ $315, क्योंकि 100 शेयर का होता है, तो इस तरह सट्टा कितने 100 शेयर पे कितने का लगा? $315 का। फॉर राइट टू बाय GME स्टॉक फॉर 20 अंटिल Feb 2019। फरवरी 19 को जो है वो $20 का हमें स्टॉक मिल जाएगा। They have that right to buy for 20 regardless of how high GME stock prices go, thus providing the leverage that call options are known for। तो ये अब फर्ज करें $40 का हो गया स्टॉक फरवरी 19 को, लेकिन कॉल ऑप्शन वाले ने क्योंकि $315 पे किए हुए तो उसको $20 के हिसाब से ही मिलेगा। They have that right to buy for 20 regardless of how GME stock price goes, thus providing the leverage that call options are known for। Their only risk is the premium they paid for the calls or 315 even if GME stocks went to zero। उनको ज्यादा सा नुकसान क्या है कि $315 का प्रीमियम उनका खोएगा। These are of course an extreme example and would have been available only to those people who were on the very ground floor for this move। On Jan 20, अब ये जनवरी 12 तक तो ये कहानी थी, एक हफ्ता गुजरा जनवरी 20, अब GME स्टॉक वो उस वक्त $39 पे आ चुके थे। तो अब जो फरवरी 19 को यानी कि एक महीने बाद जो है वो का स्ट्राइक रेट क्या बन गया? 40 स्ट्राइक कॉल्स वर ट्रेडिंग फॉर 7.4। अब क्योंकि शेयर की ताज़ातम वैल्यू, ताज़ातरीन वैल्यू जो है $39 है, तो प्रीमियम बढ़ गया। $740 प्रीमियम लगाएंगे फरवरी 19 के लिए, और अब 40 की स्ट्राइक वैल्यू है, क्योंकि अब अगर शेयर की वैल्यू 80 भी हुई तो फरवरी 19 को जो है वो 100 शेयर ये 40 के दाम से खरीद लेंगे। और Jan 25 के अंदर क्या सूरत हाल बनी कि GME का स्टॉक की जो रेट था उस वक्त $77 था,
तो उस वक्त 80 की जो है वो बात हुई कि फरवरी के अंदर, फरवरी कौन सी तारीख है, 19 को जो है वो $80 का शेयर मिल रहा होगा, तो $26 पर शेयर के हिसाब से कीमत बन गई, सट्टा लगा और $2600 फॉर जस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोगों ने पे किए 100 शेयर्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रीमियम पैसा स्टॉक की मौजूदा वैल्यू को बचा लिया जाता है कि अगर वो बढ़ भी गई तो हमें कोई रेडिट वाले कर रहे थे। दूसरी तरफ अशर भाई आप कुछ हाथ उठा रहे हैं, अगर इसकी कोई सही, इसके अंदर मैंने कोई गलती की तो बता दें। अशर भाई, हमारे अशर भाई को रिजवान भाई अलाउ करिएगा। जी वालेकुम शोएब भाई। नहीं शोएब भाई, बस मैं ये इजाफा करना चाह रहा था कि ये 315 का जो होल्डर है जी जी। वो अब उसी तरह जिस तरह ये फाइलें अलॉट होती हैं बहरिया में इधर उधर, तो बगैर एक्चुअली प्लॉट के, तो ये भी साहब फाइल के साथ मौजूद हैं प्लॉट के बगैर, और ये 315 की फाइल बेच सकते हैं 2600 में। मैंने कहा शायद इस इस्तेलाह से शायद ज्यादा आसानी समझ में आ जाए। जी जी। 315 की फाइल कितने में बेच सकते हैं? 2600 में बेच सकते हैं ना वो। देखिए ना, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब 2600 तक का चला गया ना, आपने देखा आखिरी में आपने खुद रखा। हाँ, यानी कि अगर ये जनवरी 12 वाला बंदा है जी, तो ये 315 तकरीबन यही इस्तेलाह इस्तेमाल होगी। तो 315 का जो इसके इनकी जो फाइल थी ये अब वो 2600 में बेच सकते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान में भी फाइलों में नजर आता है। मैंने कहा शायद फाइलों के अच्छा, यानी कि आप दो कॉन्ट्रैक्ट का भी वो तकाबुल कर रहे हैं। जी, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता हूं। वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा बयान किया तो आपने वो बिल्कुल सही बात है। अब ये फाइल जो है $2600 की बन गई है। अच्छा, हेज फंड की कोशिश ये है कि शॉर्ट सेलिंग हो, तो ये मुकाबला है इन दोनों के दरमियान। तो ये मुकाबला जो है वो सोशल मीडिया पे एक मुकद्दस मुकाबला जो हमारी कुरान में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत का जो मुकाबला था, जालूत जो है वो सर से पांव तक जो है उसने लोहा पहना हुआ था, सिर्फ पेशानी जो है उसकी कुछ खुली हुई थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और वो चैलेंज कर रहा था, और हज़रत तालूत की फौज में कोई नहीं था जो कि जालूत का मुकाबला कर सके। तो दाऊद अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने गुलैल से जो है वो निशाना लिया और पत्थर सीधा जाकर उसकी पेशानी पे लगा। तो इसको डेविड वर्सेस जोलियात का जो है वो मार्का कहा जाता है। तो वो फिर मारा गया और जो है वो सामने वाली फौज जो है बनी इसराइल के मुकाबले में भाग गई। तो आप ये सब रेडिट वाले जो हैं सारे उल्टे काम करके, सारी सट्टाबाजी करके अपने आप को डेविड समझ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स, यानी कि ये जो है वो ये बात हो रही है कि हम पैसे को जलाने में भी आर महसूस नहीं करें। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो बेवकूफ़ बन गए इस नारे के तहत कि हम हेज फंड के मुकाबले में खड़े हुए। मैं आपके सामने आज की तफसील रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब लोगों ने ही तकरीबन ऐसा लग रहा है कि शेयर बेचना शुरू कर दिए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि रह गए। ऑल देयर मनी गोइंग अप इन द स्मोक, दिस इज फाइन हेज फंड। तो गोया कि हेज फंड के पैसे जो हैं वो हम नहीं बेचेंगे अपने शेयर्स को जो हमने खरीदे हुए हैं, और हेज फंड जो है वो शॉर्ट सेलिंग करके फंस चुकी है। अब उसको जो है वो बोरो जो उसने किया हुआ है, अब वो उसे स्टॉक मार्केट को वापस करने, लेंडर को वापस करने, तो अब वो जब खरीदने की कोशिश करेगी तो उसे स्क्वीज का सामना करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा महंगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा, और हम नहीं बेचेंगे। जब हम नहीं बेचेंगे तो स्टॉक में गेम स्टॉक का शेयर नहीं होगा तो मजीद कीमत बढ़ेगी, फिर वो मजीद कीमत बैट लगाएंगे तो मजीद कीमत बढ़ेगी, और ये वो काम हुआ है जिसके नतीजे में हेज फंड को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। जब ये काम हो रहा था तो रॉबिनहुड जो है एक दिन के लिए बंद हो गया। तो जब वो बंद हुआ तो और पूरा जो काम जो ये कम्युनिटी थी सब रेडिट की, ये रॉबिनहुड पे काम करती थी इस ब्रोकर के सिस्टम के तहत। इसके अपने वजूहात इसने दी कि जो है वो मेरे साथ ये मामला था, मैं बिल्कुल जीरो फी पे काम कर रहा हूँ, मैं कोई कमीशन नहीं लेता, तो मुझे नुकसान हो रहा था। तो लेकिन फिर जो है जब ये मामला हुआ तो इन लोगों ने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का, रॉबिनहुड असल में इस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है, और उसके खिलाफ रिव्यूज देने शुरू हुए। जब रिव्यूज दिए तो गूगल ने उन रिव्यूज को मिटा दिया, इससे एक और स्कैंडल खड़ा हो गया। दूसरी दफा जब रिवेव चली तो उस वक्त गूगल को एहसास हो गया, उसने फिर उसको नहीं मिटाया। तो ये सिस्टम जो है, ये मुकाबला जो चलते चलते ये सूरत हाल बन गई कि माशी निज़ाम के साथ सियासी निज़ाम से भी बेजारी का इजहार बन गया। माशी निज़ाम के साथ कहने वाले कहने लगे गेम स्टॉप फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स,
एवरीथिंग इज रिग्ड इन फेवर ऑफ इलियट्स। तो ये जो है वो सूरत हाल के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैनिपुलेशन करना चाहे तो मैनिपुलेशन कर सकती है, रॉबिनहुड को बंद करना चाहे तो रॉबिनहुड को बंद कर सकती है, आम आदमी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह सियासत के अंदर हमारे साथ ये ट्रम्प के हामी है, जो कि ट्रम्प के हामियों का नैरेटिव फॉक्स न्यूज को अगर आप देखें वहां ये चल रहा है कि बिल्कुल यही काम जो है वो इकोनॉमिक दुनिया में ये हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में ये हो रहा है, यही काम हमारे ट्रम्प के साथ हुआ। रेडियोस compared the surging GameStop shares and the latest frenzy on the Wall Street to the political battles between the establishment and everyday American, और everyday American से मुराद इनका ट्रम्प के हामी होते हैं बाज लोगों के नजदीक। तो बॉट्स का हमला मैंने आपके सामने बता दिया कि ये एक और पहलू है जो कि जो है वो अब सामने आ रहा है। अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ था हिलेरी क्लिंटन वाला, तो उसमें भी रिसर्चर ने एक साबित किया था कि जो तलखी जो है वो इलेक्शन की बढ़ाने में बॉट्स ने बड़ा किरदार अदा किया। बदतरीन जो फीड हो सकती थी, बदतरीन ट्वीट होती थी, उसको लाइक करना इन बॉट्स का काम था। इस तरह जो है वो एक हाइप क्रिएट हो जाती थी जो जिसके नतीजे में नफरत मजीद जो है वो पेनिट्रेट कर जाती थी। तो ये इलेक्शन के अंदर भी बॉट्स काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे ये इस मार्के के अंदर भी इन्होंने जो है कंफ्यूज करने का काम अंजाम दिया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो शेयर की कीमत जो है वो रोक सकें, लेकिन शेयर अब जो है वो 53.50 सुबह 8 बजे तक सूरत हाल ये थी कि 53.50 डॉलर पर आ चुका था। कहाँ ये 400 के करीब जाने वाला था। तो ये सूरत हाल थी। 19 से शुरू है, अभी भी 53.50 पर है, लेकिन बहरहाल कहाँ वैल्यू जो है वो। तो अब आप खुद देख सकते हैं इस पूरी सट्टेबाजी की मार्केट के अंदर गेम स्टॉप उधर का वहीं खड़ा हुआ है, उसके असासों की वैल्यू वहीं की वहीं है। कभी वो अरबों डॉलर का हो जाता है, कभी वो कौड़ियों के मोल बिक रहा होता है। असल वैल्यू क्या है? असल वैल्यू क्या है? क्या चंद अफराद ये करार दे दें कि भाई इसकी वैल्यू कम है तो वो बेचारा आसमान से जमीन पर गिर जाए, चंद अफराद इस बात को करार दे दें कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो वो जमीन से आसमान पर पहुंच जाए। ये जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म के निज़ाम के अंदर वाज़ेह तौर पर जो है वो खराबी नजर आती है। तो फायदा उठाने वाले जो है वो सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर रिटेलर ही नहीं है, हेज फंड दोनों जगह से खेलते हैं, दोनों गोल पोस्ट से खेलते हैं। एक हेज फंड ने इस मार्केट के अंदर $700 मिलियन बहरहाल गेम स्टॉप के जरिए कमा ही लिए। एक हेज फंड था वो जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तो दूसरे हेज फंड ने स्टीफन कोहेन के हेज फंड और ग्रिफन के हेज फंड, जो मैंने आपके सामने दो नाम रखे थे, एसेट 72 और दूसरे सिटाडेल, इन्होंने जो है उसको निकाल लिया, उसको बेल आउट कर लिया। तो हेज फंड के अंदर भी जो है दोस्ती आ रही है। तो इस वक्त रेडिट की जो सब रेडिटेड है वॉल स्ट्रीट बेट, उस पर एक कार्टून चल रहा है और इसके अंदर जो है वो क्या बात आ रही है। वो कह रहा है मैंने $490 में नहीं बेचा इसके गेम स्टॉप के शेयर को, तो क्या तुम समझते हो कि 50 के अंदर मैं बेच दूंगा? तो इस वक्त रेडिट जो वॉल स्ट्रीट बेट के अंदर यही सूरत हाल है कि सब एक दूसरे को सबर की तलकीन कर रहे हैं कि नहीं बेचो, ये दोबारा स्क्वीज होगी और दोबारा जो है वो गेम स्टॉप के जो है वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो है वो एक टेंशन और क्राइसिस है, बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने जो है ना बेचकर अपना मुनाफा कमा लिया है, और अब वो लोग जो कि $490 में नहीं बेच पाए, उनमें से बात जो पछता रहे होंगे। मेरे ख्याल में नजरियाती बुनियादों पर खड़े होने वाले ना होने के बराबर ही होंगे। यहाँ पर आकर मैं जो है वो इस्लाम की हिदायत पे आया हूँ, और ये मेरे गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। मैंने शुरू भी इसी बात पे की थी कि इस्लाम जो है वो हर मामले के अंदर जो हिदायत देता है वो अब्दी हिदायत ही हमारे लिए इस काबिल है कि वो हमारी दुनिया की फलाह भी इनायत फरमाए और आखिरत की फलाह भी इनायत फरमाए। शॉर्ट सेलिंग क्या जायज़ है? तो फतवा तो ये है कि शॉर्ट सेल्स आर नॉट परमिसिबल फॉर द रीजन दैट इन्वेस्टर इज सेलिंग एन आइटम फॉर विच ही नेवर बिकम द ओनर। आपने एक चीज उधार ली और उसको जो बेच दिया, तो कुरान हकीम में इब्ने हिजाम वाली हदीस है कि ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, पर्सन आस्क्ड मी टू सेल हिम समथिंग व्हिच आई डू नॉट पसंद, कि उनके पास हकीम बिन हिजाम के पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुझे एक चीज भेज दें, हालांकि हकीम बिन हिजाम के पास अभी वो चीज नहीं थी। तो नबी करीम मे आई सेल इट टू हिम, क्या मैं उस चीज को भेज दूं जो अभी मेरी पोजीशन में नहीं है?
तो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह रिप्लाइड, डोंट सेल विच यू डू नॉट पसेस, उस चीज को ना बेचो जो तुम पजेस नहीं करते। तुम्हारे हाथ में जब चीज आए, तुम्हारे कब्जे में कोई चीज आ जाए, तो जो है वो तुम जो है वो क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। और दूसरी हदीस ये है कि अमर बिन शुआइब narrates from his father who narrates from his grandfather that Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam forbid from having two conditions in the one transaction: selling which you do not possess, benefiting from a commodity you did not bear the risk। आप रिस्क भी ना लें और चीज भी आपके पोजीशन में ना हो, तो आप उसका प्रॉफिट, आप ये कारोबार नहीं कर सकते। इन बुनियादों पर इस्लाम के अंदर शॉर्ट सेलिंग जो है वो नाजायज है। फतवा तो ये है, लेकिन मुसलमानों में से बाज जो कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो मुस्तकिल कोशिश करते रहते हैं कि वो शॉर्ट सेलिंग को जो है वो जायज़ करार दें, जिस तरह सूद को जायज़ करार देने की कोशिश की जाती है। मरू मुसलमानों को बहरहाल जो है वो हदीस कुरान के हवाले समझ में नहीं आते, उन्हें समझ में आती है एलन मस्क की बात ना। जब एलन मस्क ऐसी बात करता है कि यू कैन नॉट सेल हाउस यू डू नॉट ओन, यू कैन नॉट सेल कार्स यू डू नॉट ओन, but you can sell stock you do not own. You can sell stock you do not own. This is because shorting is scam, legal only for vestigial reason. तो उसने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये कौन सी बात है कि अगर किसी, मेरे पास हाउस नहीं है, मेरा नहीं है, मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ? कार मेरी नहीं है, मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ? तो स्टॉक जब मेरा नहीं है तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ? तो फिर दूसरी बात यह है कि एक तो ओनरशिप का मसला है, दूसरा शॉर्ट सेलिंग में होने वाली ट्रांजैक्शन में सूद का आंसर शामिल है। जो लोन है हर रोज उस पर सूद चढ़ा जा रहा है, तो ये तो जुल्म अला जुल्म हो गया, जुल्मात अला जुल्मात। और फिर तीसरी बात यह है कि इसके अंदर गैमलिंग का भी इशू है, मैसर का भी इशू है। देखें, एक रिस्क तो पैदा होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू पैदा होती है, मसलन कोई नया किसी ने बिजनेस शुरू किया तो एक नया रिस्क पैदा हो गया, लेकिन इस रिस्क के बदले कोई वैल्यू पैदा हो जाएगी, कोई लोगों को कारोबार जो है वो कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी, कोई सर्विस मिल जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या हो रहा है? रिस्क पैदा हो रहा है, कोई वैल्यू तख्लीक नहीं पा रही है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे कैसीनो में बंदा जाकर जुआ करता है, तो रिस्क तो पैदा कर देता है, वो रिस्क तो क्रिएट कर देता है, कोई वैल्यू पैदा नहीं होती है। तो इसी वजह से बाज मुस्लिम इकोनॉमिस्ट जो है वो आज की इकोनॉमी को कैसीनो इकोनॉमी कहते हैं। ये इकोनॉमी बुनियादी तौर पर जुआरियों की इकोनॉमी है। अच्छा, ये खुद सोचें आप कि हमें सिखाया जाता है कि बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बैंक के अंदर कोई रिस्क नहीं होता, बैंक में इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह का ये शॉर्ट सेलिंग का गेम हो रहा है, इसमें रिस्क ही रिस्क है। तो ये दो इंतहाएं हैं, और इन दो इंतहाओं के अंदर जो है वो सिरात मुस्तकीम है। बैंक में जो रिस्क नहीं है, अल्लाह ताला इसको ही पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो है वो बय हो, सूद ना हो, और बय के अंदर जो है वो रिस्क लिया जाए और उसके नतीजे में बंदा कमाए। और शॉर्ट सेलिंग जो है बताते खुद उसमें रिस्क ही रिस्क है, लेकिन ये एक जुआरी पना है, और जुआरी पना भी जो है इस्लाम में नाकाबिल कबूल है। अब शॉर्ट सेलिंग में रिस्क तो मौजूद है, शॉर्ट सेलिंग में रिस्क तो मौजूद है, लेकिन अब ये हेज फंड के जो सीईओज हैं, इनको तो पैसा कमा कर देना है लाजमी। तो इनको इस रिस्क की कंडीशन को नो रिस्क बनाना है, किसी तरह भी इस रिस्क को एलिमिनेट करना है, और इसके लिए यकीनन वो मुजरिमाना तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। तो यकीनी फ़ायदा बनाने के लिए वो मुख्तलिफ मुजरिमाना तरीक़े इख्तियार करेंगे। किसी स्टॉक को गिराने के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाई होगी। आपको वॉल स्ट्रीट बेट में नज़र आ रहा है कि मुनज़्ज़म अंदाज में शॉर्ट सेलिंग को जो है वो रोका गया, और वो रोक नहीं पाए, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे रिटेलर हैं। तो ये हेज फंड बड़े बड़े जो चौधरी हैं इस फील्ड के, ये जब एक जगह बैठते होंगे कि आज अब इस शेयर को गिराना है, तो कौन है जो उनको रोक सके? रायमा उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में। खबरें सिर्फ फेक न्यूज़ ही नहीं होती हैं, बल्कि खबरों को मैनिपुलेट भी किया जाता है, एनालिस्ट उनके होते हैं। तो फिर जो है वो जिस शेयर को गिराना चाहें उसको गिराएं, शॉर्ट सेल करें, खूब पैसा कमाएं, अपने इन्वेस्टर को दें। और इदारे की कमजोरियों को मालूम करने के लिए इदारे के कारकुनान को पेशकश करें, इनसाइडर्स तलाश करें। इनसाइडर्स के जरिए सही पहले से ही पता चल जाएगा किस शेयर, किस कंपनी का क्या हाल है, इसके नतीजे में वो अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए सही प्लानिंग कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि जो है वो हमें नज़र आती हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर एक मुजरिमाना जहन है जो पैदा होता है, जो कि बदतरीन रिस्क की तरफ जाता है, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए भी
कुछ भी कर सकता है। वो स्टीव कोहेन का आप खुसूसन विकिपीडिया का पेज देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दरमियान में इन साहब ने, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो है वो किस तरह की हरकतें की हुई हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं बजाते खुद इस फील्ड का जो है वो हवाले से तिफले मकतब मैंने आज तक एक शेयर नहीं खरीदा ज़िंदगी में, लेकिन जो है वो दीनी हमियत के तहत मैंने ये प्रोग्राम करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला जो है वो मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं और ख़ताएँ हुई हैं उससे दरगुजर फरमाए, हमें इल्म नाफ़िय अता फरमाए और हलाल रिज़्क़ इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको वाज़ेह किया शेयर की शॉर्ट सेलिंग को। तो जो कमी रह गई अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो कोई साहब अगर अपना कोई सवाल रखना चाहें या अपना कोई कमेंट्स है इस बारे में जो दूसरों के लिए मुफीद हो तो हैंड रेज़ कर दें। उस्मान भाई सबसे पहले आपको अनम्यूट करता हूँ। जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। शुएब भाई मुबारक हो, आज आप कंप्यूटर साइंसेस के साथ जो है ना फाइनेंस के भी माहिर हो गए हैं माशाल्लाह से। डिग्री किसने दी है मुझे? ये सर डिग्री जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं ना जी, उन्होंने डिग्री आपको दे दी है सर। अच्छा दे दी। ठीक। तो जज़ाकल्लाह सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, ऑल्दो आपकी फील्ड नहीं थी उसके बावजूद जो है ना सर आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं एक दो चीजें शुएब भाई रखना चाह रहा था यहाँ पे कि जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो जिस तरह से अभी यहाँ पे हेजिंग की बात हुई है ना जी, हेजिंग अगर तो स्पेकुलेशन के लिए की जाए तो वो फिर हराम है। जैसे आपने वो सारी बात की है तो सारी चीज़ स्पेकुलेशन के ऊपर थी ना जी, कि आपका पर्पज़ स्पेकुलेट करना है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है। जी जी। लेकिन अगर कोई बंदा रियल कारोबार कर रहा है जी, जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं बिस्किट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल जी, पाकिस्तान में मेरी फैक्ट्री है और मुझे पता है जी कि गंदम की प्राइस जो है ना जी वो ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा होती है। तो जो कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है ना जी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो उसमें जाके मैं हेजिंग कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ जी, कि जैसे फ्यूचर की मार्केट तो मौजूद है। तो उसमें जाके डॉक्टर साहब मैं कर सकता हूँ जी कि 3 महीने बाद मुझे इतनी क्वांटिटी में गंदम चाहिए और उसकी जो भी प्राइस है, वो मैं ले सकता हूँ। तो अगर उसमें मुझे प्रॉफ़िट होता है तो मेरे ख़्याल में वो सर आपका नाजायज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्चुअल एक काम कर रहा हूँ। वो बेय सलम कहते हैं ना, इसको बेय सलम कहते हैं मेरे ख्याल में। जी, वो अशर भाई। इस्लामिक फाइनेंस के पीछे तो मैं नहीं जाऊँगा जी। नहीं ये हमारी इस्लामी इस्लाम में इसको बेय सलम कहते हैं मेरे ख्याल में। जी। यानी कि मेरे पास, यानी कि अभी हमने हदीस पढ़ी है ना कि हाँ जी, जब हाँ तक जी। चीज़ ना हो तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पैदावार पे एक्सेप्शन है कि अगर क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल क्लियरली तौर पे बता दी जाए तो फिर जी, जी। बेय सलम के ज़रिए ये हो सकता है कि मैं पैसे ले लूँ जी। और जो है वो जब फसल उगे तो मैं उसको दे दूँ। इसको बेय सलम कहते हैं। जी, जी, जी। तो उसके अंदर भी वो जो आपने ऑप्शन की बात की ना जी, तो उसमें अगर मैं ऑप्शन लेके चलता हूँ, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उसके अंदर अगर मैं बायर हूँ, तो अगर मैं सर देखता हूँ कि करंट मार्केट की प्राइस जो है, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम हो गई है, तो मैं तो सिर्फ़ अपना प्रीमियम दूँगा फिर। फिर तो मैं वो मतलब लॉस में तो आवाज़ बाय चली नहीं गई करूँगा आपकी। सर। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये दूसरी सर मैं जी, जी। हाँ, जी। आपकी आवाज़ चली गई तो थी, मैं इस बस पे ये कह रहा था। अच्छा, अच्छा, तो इसमें शुएब भाई डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे मेरे जो मंतक है या जो मुझे समझ आती है ना जी, या जितना नाक़िस सा नॉलेज है मेरे पास, उसके मुताबिक अगर कोई रियल बिज़नेस कर रहा है तो वो कर सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ उसका पर्पज़ जो है ना, नीयत जो है उसकी वो स्पेकुलेशन की नहीं है। और दूसरी शोएब भाई ये जो लोग इवन के स्पेकुलेशन भी कर रहे होते हैं ना जी, ये शुरू में आपने ये सारी गेम थ्योरी बनाई, तो इसमें जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा जो है ना जी, अगर उनको लॉस हो तो वो लॉस करें भी। उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, वो फिर एक बड़ा कोर फाइनेंस के हम डिस्कशन में चले जाएँगे। जी, जी, कि जी। वो जो है ना ऑप्शंस में जाके दोनों ले लेते हैं, बाय करने की वो भी और ज़ीरो सम सेल गेम ना? करने की। हाँ, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिर वो जी, स्ट्रैटेजीज़ है ना, ये तो फिर जी, यानी जी, कि फिर दोनों वो जगह आगे गोल पे उस पे हाथ लेकिन रखते हैं। हाँ जी, नहीं मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था कि यकीनन इसमें से कुछ
हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जो फाइनेंस के लोग नहीं, नहीं बिल्कुल है, तो अच्छी तरह शायद क्लियर वो कर दें आप, समझे आराम जी से कि बताएं। हमें जी हमेशा उसमें जो है ना जी शॉर्ट सेलिंग में आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी रहता है, तो वो उस रिस्क को मिटिगेट कर लेते हैं, मतलब उसको लोएस्ट पे ले आते हैं कि उन्हें थोड़ा सा प्रीमियम वगैरह या थोड़ा सा जो है ना ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो अपना बहुत बड़ा लॉस जो है ना वो अवॉइड कर लेते हैं। ये हमारे मैं जब अपना मास्टर्स कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब फंड मैनेजर रहे थे वो मलाइशिया में कोई 15 साल। तो उन्होंने वो हमें पढ़ाते थे, तो वो फिर हमें रियल टाइम अपनी ज़िंदगी की बातें बताते थे। तो उन्होंने हमें बताया था जी कि फिर मैंने इसी वजह से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इस्लाम में जायज़ नहीं है, आप स्पेकुलेशन कर रहे होते हो, आप पैसे अच्छे बनाते हो। लेकिन जो है ना जी, उन्होंने भी इसी वजह से जो है ना जी वो फ़ील्ड चेंज करके अपनी पीएचडी की और वो टीचिंग के अंदर आ गए। तो आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। लेकिन लेकिन इसमें मैं अशर भाई इधर मौजूद हैं, शायद वो मेरे से इत्तेफ़ाक करें कि आजकल जो करंट इस्लामिक बैंकिंग की प्रैक्टिसेस चल रही है ना जी, उसमें भी नाम चेंज किए हुए हैं, काम यही हो रहे हैं। जो कन्वेंशनल फाइनेंस में आज आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स का ज़िक्र किया है ना जी, किस तरह से एक्चुअल तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है डॉक्टर साहब। लेकिन वो उसको इस्लामिक नाम दे के पीछे फतवा लगा के, तो वो लोगों को जो है ना जी वो कुछ बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी कि ये इस्लामिक हो गया, ये बिल्कुल हम ठीक प्रोडक्ट दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, ये मैं बस ऐड करना चाह रहा था। जी अशर भाई, आपको इस पे कोई बात कहनी हो? नहीं शब में वाज़ेह है, बस यही है कि इसमें जो चीज़ समझने की है वो यही है कि गो के इसमें इस्तिलाहें मुख्तलिफ हो सकती हैं, और इस वक्त तो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में मुसलमान ममालिक में शॉर्ट सेलिंग को भी शरिया कंप्लाइंट बनाने की इस वक्त लगोदो है। बात दरअसल ये कि एक तो प्रोडक्ट की ख़ुद नौइयत है जिस पर उस्मान भाई ने कुछ तबसरा किया, मगर एक उसके असरात भी हैं। तो असरात के हवाले से भी कुछ चीज़ें ममनू हैं, मसलन के एक्सेसिव रिस्क टेकिंग या अनसर्टेनिटी, गरर और मैसर, तो ये सारी चीज़ें ममनू हैं। तो अगर किसी का कोई प्रोडक्ट हलाल होता भी है मगर उसके इस्तेमाल के तासुरात जो बैठते हैं वो मनफी हैं, और वो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग पे मबनी हैं, या उससे निकलते हुए कुछ जो नताइज हैं वो एक्सेसिव रिस्क टेकिंग की तरफ चले जाते हैं, गरर की तरफ और मैसर क़िमार की तरफ, तो फिर तो वो उस पर भी एक अलग ये तबसरा है कि ये आया कि सही मायनों में रूहानी तौर पे हलाल हैं या नहीं है। जी अशर भाई, जो डेली ट्रेड है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इधर शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग पोजीशन, लेकिन ये है कि मार्जिन पे काम कर रहे हैं और उसको फिर हम बाय द एंड ऑफ द डे उसको हम क्लोज करना चाहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको किस नजरिए में आप नहीं, देखते हैं? मार्जिन तो रिजवान भाई सीधा सीधा मार्जिन अकाउंट्स पे तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, यू आर अलाउड टू लेवरेज अप टू 50% ऑफ योर पोजीशन। तो आप तो 50% पोजीशन अपनी ऊपर, अगर आप $100 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो मार्जिन अकाउंट तो आपको $50 और एक्स्ट्रा दे देता है लोन पर। तो वो तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मगर नीडलेस टू से इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि उसमें तो सीधे सीधे सूद लगाते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम अलग तरह की आ जाती है, अगर आपके सवाल में समझाऊं। नहीं नहीं, ये डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और कैश कैश उस पे मार्जिन वाला अकाउंट नहीं है। देखें, डे ट्रेडिंग पे भी मैंने ये जो बात आपके सामने रखी कि इसमें बहुत अहम चीज़ सबसे पहले समझने की ये है कि डे ट्रेडिंग में आपके पास जो आप ओनर किसी चीज़ के बन ही नहीं रहे। अगर आप दिन में एक स्टॉक खरीदते हैं, 2 दिन बाद आप उसके ओनर बनते हैं सिस्टम में। अगर आज सिस्टम क्रैश हो जाता है तो टेक्निकली जिसने आपको बेचा है वही ओनर है कंपनी के अकाउंट्स में, क्लियरिंग हाउस में, स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज आगे डिलीवर करती है इन्फॉर्मेशन कंपनी को, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करती है। तो ये आप अगर एज अ डे ट्रेडर देख रहे हैं तो आप ओनरशिप ले ही नहीं सकते एक स्टॉक की 2 घंटे के अंदर अंदर। ये तो उस स्टॉक की ओनरशिप की गारंटी देता है गारंटर पीछे से जो बैठा हुआ है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, वरना तो आप ओनरशिप लेते ही नहीं, 2 दिन बाद होती है सेटलमेंट, 2 दिन के बाद होती है। जी बिल्कुल ठीक है। जी उबैद भाई भी कुछ पूछना जी चाह जी रहे हैं, जो मैं उबैद अला कर रहा हूँ। जी उबैद भाई, उबैद भाई मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपनी साइड पे चेक करें। जी
मैं ख्याल फिर जी उबैद भाई। जी मैं अनम्यूट करता हूँ, वो खुद ही म्यूट हो जाता है फिर, खुद ही। अच्छा हो गया, अच्छा जी। ठीक है। मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे इसका अरामको के इन्होंने आईपीओ लाए थे, तो उसमें उन्होंने ऑफर दिया था कि आप अगर 20,000 रियाल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20,000 आपको बैंक एज अ लोन दे देगा विदाउट इंटरेस्ट। तो वो किस ज़मरे में आता है? वो भी इसी किस्म की चीज जो अभी डिस्कस कर रहे थे। ये जी अशरफ भाई, आप कुछ कहना आशा भाई, आप चाहेंगे? कुछ कहते हैं, मुझे तो पता नहीं है जी क्या हुआ है। इसमें अगर कैश आपको मिल रहा है और आप उससे वो खरीदारी कर रहे हैं तो एज इफ कि आप अपने किसी दोस्त से पैसे ले रहे हैं, मगर अगर उसमें कोई क्लॉज है कि जहाँ पे लेट पेमेंट में पेनल्टी लग रहा है तो उसकी फिर आपको अलग से कोई फतवा लेना पड़ेगा। मगर उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट फ्री किसी तरह का भी लोन मिल रहा है जिसपे कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टीज या किसी भी तरह की और क़यूद नहीं है, तो उससे आप फिर कुछ भी करें, उससे आप प्रॉपर्टी खरीद लें, उससे आप स्टॉक खरीद लें। नहीं तो फिर वो नेक्स्ट डे लोगों ने बेच दिया उसको, यानी कि जो लोन अमाउंट थी उससे शेयर्स ले लिया और नेक्स्ट डे वो 10% गया और लोगों ने बेच दिया। जी तो इसमें 10% इसमें जो इस्तेलाह जो आम तौर पे जो मसला यहाँ पे आता है वो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि सेटलमेंट का मसला है कि देखें एक दिन में सेटलमेंट नहीं होती। तो बेसिकली जब आप बेच रहे होते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग आप ओनर नहीं होते। तो सवाल सारा ये कि जो शोएब भाई ने डिफाइन किया कि आप कोई ऐसी चीज़ यानी हदीस के मुताबिक आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच सकते जो कि आप ओन नहीं करते, तो आप टेक्निकली अरामको के शेयर्स ओन नहीं करते थे अनटिल एंड अनलेस ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाता, जो कि 2 दिन लगते हैं उस रिकॉर्ड को अपडेट होने में। अच्छा मैं जो समझा हूँ, ओनर तो आप बन जाते हैं पेपर्स में, लेकिन आपके पास जो है ना उसकी वो पोजीशन नहीं आता, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी अगर आपका पोजेशन नहीं आ रही तो आपको पता है कि ये जायज़ यानी ये मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अलग फतवे देखने पड़ेंगे, उस पर फिक की मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी हमें। मगर अगर आपका किसी चीज़ की पोजेशन नहीं आती, जैसे मसलन ये इस पे हदीस भी है मगर ये क्लैरिटी के साथ मुझे याद नहीं है कि अगर कोई माल रस्ते में है और आप उसको बाजार में जाकर बेच देते हैं तो क्या वो जायज़ हुआ या नहीं हुआ, इस पे पूरा डिस्कशन है इस हवाले से। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म सेलिंग में आती हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज के साथ। क्योंकि हमने एक गाड़ी खरीदी थी टोयोटा की, ये 1991 की बात है, और इन्होंने टोयोटा वालों से हमसे 100% अमाउंट ले ली गाड़ी की, लेकिन फिर ये कहा कि गाड़ी पे तमाम में है, वो भी आएगी, और हमें फिर वेट करना पड़ा तकरीबन 1 वीक। उसके बाद गाड़ी आई तो उन्होंने डिलीवर किया हमें। तो ये उसी ज़मरे में आ गया फिर, यानी हमने पोजीशन हमें नहीं मिला, लेकिन हमने पेमेंट 100% कर दी। नहीं मगर उनके पास पोजीशन थी ना, किनके पास? उन्होंने आपको कागजात प्रोवाइड किए थे स्पेसिफिकली गाड़ी के। नहीं गाड़ी का तो उन्होंने कहा कि अभी तो उसमें कुछ वो कस्टम ड्यूटी का कोई नंबर इशू होता है, वो होगा, लेकिन गाड़ी फिजिकली मौजूद है दमाम में, ये उन्होंने उनकी बताया। मिल्कियत में है। अब ये तो उनको पता होगा ना। हाँ तो अगर उनकी मिल्कियत में है तो वो तो मतलब 100% जायज़ होगी ना, अगर उनकी मिल्कियत में है। अच्छा तो हम जिससे ले रहे थे शेयर अरामको से, तो वो भी तो उनकी मिल्कियत में ही थे ना? जी मगर आगे आप जिसको बेच रहे थे क्या आपकी मिल्कियत में थे? पेपर पे तो थे। जी पेपर पे थे। तो इस पे ये पूरा एक डिस्कशन है, ये अलग पूरा एक डिस्कशन है कि जो पेपर पे जो आप जस्ट अ मिनट, अगर हमारी मिल्कियत में ना होते तो हम तो नेक्स्ट डे उसको बेच नहीं सकते थे। जी वो तो हमें बैंक ये बोल देते कि भाई तो गारंटी आपकी मिल्कियत ही नहीं, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन। ये 2 अलग इस्तेलाह हैं। देखें जो आपके बेचने की एबिलिटी है वो गारंटीड है, गारंटीड बैक्ड बाय द हाउस, नॉट बैक्ड बाय द कंपनी, नॉट बैक्ड बाय एनी रिकॉर्ड्स, बैक्ड बाय द हाउस। अगर हाउस गिर जाता है आप शेयर होल्डर नहीं है, ये क्लियर है इस बात पे, इस पे कोई दो राय नहीं है। गारंटीड यू आर बी, आप इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि पीछे से हाउस जो गारंटी कर रहा है, जो क्लियरिंग हाउस है वो गारंटी कर रहा है कि हाँ मैं इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता हूँ। तो दिन में 10 ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, वो इसको अप्रूव कर रहा है और गारंटी कर रहा है। सही। मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से काफी भाई चाह रहे हैं कि इस डिस्कशन को मेरे ख्याल से नजरियाती तौर पे देखा जाए, तो आगे शुभ भाई। इब्राहिम भाई ने भी हैंड रेज किया हुआ है। इब्राहिम भाई प्लीज। जी, क्योंकि ये अभी बात हो रही थी डे ट्रेडिंग की, तो कुछ अरसा पहले हमारी भी इसमें काफी बहस हुई थी। कुछ साथी हैं हमारे जो कि एक्टिव ट्रेडर्स हैं, तो वो इसी बात में बात कर रहे थे कि यार हम जिस दिन खरीदे अगर उसी दिन सेल कर देते तो हलाल है हराम है। तो जिस तरह एक भाई का सवाल यहाँ पे था कि नहीं वो पेपर पे तो हो जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए बड़ा आसान तरीका एक ये है कि एक्चुअली होता क्या है जब डे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं,
ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो अशर भाई कह रहे हैं, कहते हैं कि मार्केट खुलती है, ठीक है, अब एक शेयर है, फॉर द सेक ऑफ यानी आर्गुमेंट हम कहते हैं कि गेम स्टॉक का एक शेयर है, वो मेरे पास आता है, मैं अशर भाई के पास भेजता हूँ, अशर भाई उसको आगे भेज देते हैं, फिर वो पलट के आपके पास आता है, और इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर शेयर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रही है, प्राइस डिफरेंस, को थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और पूरे दिन में ये चलती है। और फिर जब एंड में मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद जो है वो कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है ना, उसमें अपडेट होती है कि ये शेयर जब क्लोज हुई है मार्केट तो किसके पास मौजूद था, फिर वो उसको एलोकेट हो जाते हैं, और वो जो क्लोजिंग अमाउंट होती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है शेयर की उस दिन की, मतलब इस पे शेयर जो है क्लोज हुआ है। अब पूरे दिन जो शेयर मूव किया है, वो पूरे दिन जो है वो मार्केट के अंदर एज जिस तरह शर्मा ने कहा था कि वो तो जो बीच का जो क्लियरिंग हाउस है वो एक दूसरे को दे रहा होता है। ये ऐसी ही मिसाल है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई जमीन खरीदें, आपके पास एक जमीन है और आपने वो फाइल है आपके पास, वो फाइल आपने आगे भेज दी और उस बंदे ने ले ली, फिर उसने उसको आगे भेज दी, फिर दूसरे बंदे ने ले ली, फिर तीसरे बंदे ने ले ली। जो रजिस्ट्रार है जिसके पास लिखता है कि ओनरशिप किसके पास गई है, वो सिर्फ दिन के एंड में जाके जो आखिरी बंदा है जिसके पास फाइल होती है वो लेता है और फिर वो रजिस्टर को अपडेट करता है कि इस बंदे के पास ये प्रॉपर्टी है। तो बीच में जो लोगों ने आपस में एक दूसरे को वो घर की फाइल जो शेयर की, क्या वो लीगली अलाउड थे ये करना? नहीं, क्योंकि जो रजिस्ट्रार है उसने नहीं अपडेट किया था हर उसके ऊपर। तो यही कॉन्सेप्ट है कि वो क्लियरिंग तो हर जगह हो रही होती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट जब मार्केट क्लोज होती है उसके बाद होता है। तो जैसे कहने कि कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा होता है जिसके अंदर आप ट्रेड हलाल नहीं होती अगर आप उसको विद इन 24 आवर्स लेके उसको बेच देते हैं। ये जनरली ये कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल सेटलमेंट इब्राहिम भाई T+2 है, तो एंड ऑफ द डे +2 days। सही। जज़ाकल्लाह इब्राहिम भाई, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है मजीद कोई सवाल अभी नहीं है लोग। डॉक्टर साहब, हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी, मेरा अपना ख्याल है कि साथियों ने जो है वो अच्छे सवालात किए। दुआ कर लें। जी, दुआ के साथ इख्तिताम मजीद। अच्छा, ये इसका लिंक मिल सकता है, ये जो हमारा आज का सेशन है, कोई ऐसा हो कि हम इसको बाद में रिवाइज कर दोबारा देख सकें? क्यों बेहतर, इसको हम अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह, 2-3 रोज में अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में उसका लिंक। ठीक, जज़ाकल्लाह। जी शो पे इख्तिताम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाइए। या अल्लाह इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह पाक हमें इल्म अमल में इखलास इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें अमल में एहसान इनायत फरमाइए। या अल्लाह अमल में हमें मदावमत इस्तक़लाल नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमें हिकमत इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें बसीरत इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें बेहतरीन अखलाक इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें सेहत इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें सेहत इनायत फरमाइए। या अल्लाह जिस्म की तंदुरुस्ती भी इनायत फरमाइए। या अल्लाह रूह की तंदुरुस्ती भी इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमारे हाफ़िज़े को बेहतर फरमाइए। या अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमाइए। रिज़्क़ या अल्लाह पाक जो हमारे मुक़द्दर में या रब्बुल आलमीन हलाल इनायत फरमाइए। या अल्लाह हमें, हमारी औलाद को, हमारे वालिदैन को, या अल्लाह सबको जो है वो ईमान का सरचश्मा बनाइए। या अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम की नुसरत फरमाइए। या अल्लाह उनको फतूहात नसीब फरमाइए। जो मुसलमान गिरफ़्तार हैं सिर्फ़ तेरे दीन के नाम की वजह से, या रब्बुल आलमीन उनको रिहाई नसीब फरमाइए। या अल्लाह जो इंतकाल कर गए हैं हमारे अजीज़ व अक़रबा, उन सब की मग़फ़िरत फरमाइए। या अल्लाह कोरोना का मर्ज़ फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, इसमें हमारी हिफ़ाज़त फरमाइए, सबकी हिफ़ाज़त फरमाइए। या अल्लाह इसका इलाज जो है हमें इनायत फरमाइए और दोबारा हमें अमन व चैन नसीब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम